ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वो टाइप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजर्स का मानना है कि जो ह्यूमन एसेट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण एसेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन एसेट को बाकी एसेट की तरह अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे ये लोगों ने स्टार्ट किया अकाउंटिंग में कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी रिकॉर्ड करना शुरू करें, क्योंकि अगर हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को पहचानेंगे, तो उस एसेट का हम बेटर यूज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आइडेंटिफाई करना और उस डेटा को मेजर करना जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है फ्लेम होल्स की। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी कॉस्ट और उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट है। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन कैसे किया जाए, उनको कैसे बुक्स में लिखा जाए, क्योंकि बुक्स में हम किसी भी एसेट को तब लिखते हैं जब हमारे पास उस एसेट को मेजर करने का कोई तरीका हो कि उसकी कॉस्ट क्या है। जब उसकी कॉस्ट हमें पता चल जाती है तो हम अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में उसकी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टास्क है, सिग्निफिकेंट टास्क है जब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम बुक्स में लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट क्या है। इस बारे में दो तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को लेके वैल्यू करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है संस्था के लिए, इसको देखते हैं और उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, इस वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट बेस्ड जो थ्योरीज हैं या अप्रोचेज हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अन्य भी थ्योरीज हो सकती हैं, कोई फिक्स नहीं है इनकी काउंटिंग भी, लेकिन जो मेजर थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जैसा नाम से लगता है, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, जो पास्ट में कॉस्ट आई है उसको रिकॉर्ड करना। इस मेथड को डेवलप किया है ब्रूमेट, फ्लेम होल्स और पायले। इन्होंने इस मेथड पे काफी काम किया। एक्चुअल कॉस्ट, इस मेथड में माना यह जाता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है रिक्रूट करने में, ट्रेन करने में, डेवलप करने में ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो एंटरप्राइज की कॉस्ट है, उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि जैसे जब आप कोई खर्च करते हैं, आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है आप उसको बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब आप इसको एसेट मानते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग की आपने केवल रेवेन्यू, बिल्डिंग की आपने कोई रिपेयर कराई होती तो आप कैपिटलाइज नहीं करते, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके खर्चा दिखा देते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो जब किसी एसेट को हम कैपिटलाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस एसेट को फिक्स्ड एसेट मान करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं, वैसे ही इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि हम मानव पे भी खर्च करते हैं। जो मानव हमारे यहाँ काम करेगा, जो मानव संपत्ति, उस पे हमने खर्च किया, रिक्रूटमेंट पे कुछ खर्च किया होगा, उसको ट्रेनिंग देने में खर्च किया, उसको डेवलपमेंट में खर्च हुआ, तो ये जो सारा खर्च हुआ इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जो खर्च किया हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। Procedure followed for human resource asset is the same as of other physical asset. इस मेथड में, इस अप्रोच में, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में वही कॉन्सेप्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एसेट को रिकॉर्ड करने का, जैसे कि बाकी फिजिकल एसेट का होता है कि हमने कोई फर्नीचर खरीदा, उस पर खर्च किया, उसको बेटर बनाया, तब अपना यूज किया, बिल्डिंग पे खर्च किया, वैसे मानव पे भी खर्च किया। इसमें यह माना जाता है एनी अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीजेज इट्स एफिशिएंसी एंड हेंस कैपिटलाइज।
जब हम लोगों की ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तो ये मानते हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं कॉमन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब अकाउंटिंग में हम किसी एसेट पे ऐसा कोई खर्च करें, जैसे जब मेजर रिपेयर कराते हैं, जब कोई मेजर रिपेयर कराते हैं तो मेजर रिपेयर कराने से किसी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे माना जाता है कि जब हम लोगों की ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वो लंबे समय तक हमारे यहाँ अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसको भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ये थी कि जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो बाकी एसेट की तरह एसेट नहीं है। बाकी जैसे हमने मशीनरी खरीदी हम बेच भी सकते हैं, हमने फर्नीचर खरीदा हम बेच भी सकते हैं, तो इसलिए जो बाकी एसेट के लिए तरीका अपनाते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, वो मानव के लिए अपनाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे थ्योरी सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये उसके ऊपर एक सुधार है। इस थ्योरी को डेवलप करने वाले हैं रेंसिस लिकार्ट और एरिक जी फ्लेमहोल्स। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉइज, इस थ्योरी का मानना है कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉय इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स, कि भाई कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हम उनकी वो कीमत मानेंगे, उनको हम इस कीमत की एसेट मानेंगे जिस कीमत पे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मैनेजर, हमारे यहाँ कोई फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा है, तो हमें फाइनेंस मैनेजर की जो कीमत है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है वैल्यू को, तो हम ये देखेंगे कि अगर जो ये फाइनेंस मैनेजर है इसी की जैसे क्षमता वाला व्यक्ति दूसरा अगर हम लाते हैं तो हमको क्या खर्च करना पड़ेगा, जो हमको खर्च करना पड़ेगा इसके रिप्लेस करने में, वही इसकी कॉस्ट होगी हमारी। तो ये रिप्लेसमेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए कंपनी आर टू बी वैल्यूड ऑन द एजम्पशन एज टू व्हाट इट विल कॉस्ट। इसमें यह माना जाता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को इस कीमत पे लिखेंगे कि हमें कितना कॉस्ट करना पड़ेगा अगर हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करें नए लोगों से, वैसा ही टैलेंट और वैसा ही एक्सपीरियंस लाएं हम, तो कितना खर्च करना पड़ेगा, वही इनकी कीमत होगी। लिकार्ट ने सजेस्ट किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि अगर किसी संस्था के जितने भी टोटल ह्यूमन एसेट हैं, जो सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, उन सब की वैल्यू अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको एक नई ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसी ही क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। यानी कि हम ये सोचेंगे स्टार्टिंग से हम फिर से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अगर हमारी संस्था में जितने भी मैन पावर काम कर रहा है वैसा ही मैन पावर हम दूसरी संस्था में लगाएं, तो कितना कॉस्ट हमको पड़ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, या इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड भी कहा जाता है। ये जो इकोनॉमिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये उस पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी रिसोर्स की वो कॉस्ट होती है जो उसको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में मिल सकती है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में, जैसे मान लो कोई पर्सन कोई एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, तो एक शॉप पे उसको ऑफर किया जाता है कि आप हमारे यहाँ काम करोगे तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी शॉप पे वो जाता है काम देखने के लिए, वहां पे उसको ऑफर मिलता है कि आप 12,000 रुपये महीने हम देंगे अगर हमारे यहाँ काम करोगे तो नेचुरली कोई रेशनल पर्सन क्या करेगा, जहाँ पे उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है वो वहां पे ज्वाइन कर लेगा। तो 12,000 रुपये पर मंथ में इसने ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, अगर ये नहीं होता तो ये पहले वाला जो बेटर था ऑप्शन वो 10,000 का था, जो कि इसने सैक्रिफाइस कर दिया इस ऑप्शन को अचीव करने के लिए। तो जो ऑप्शन सैक्रिफाइस कर दिया उसकी जो कॉस्ट थी 10,000, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अनुसार एक मानव की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ये सजेस्ट किया था मेथड हैकिमियन और जोन्स ने। इसमें कहा गया कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे हम वैल्यू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लिंक्ड विद स्केर्सिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्केर्सिटी से जुड़ी होती है कि मतलब क्योंकि चीजें दुर्लभ होती हैं और उनके मल्टीपल यूजेज होते हैं, तो अब क्योंकि मल्टीपल यूज होते हैं और चीजें स्केर्स हैं, दुर्लभ हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि सारे रिसोर्स, सारे जो ऑप्शन हैं उन सब में हम बांट दें इस एसेट को। तो नेचुरली हम किसी एक ही ऑप्शन में इस एसेट को यूज पर कर पाएंगे, क्योंकि जो एसेट है वो तो रेयर है, वो तो स्केर्स है, दुर्लभ है, मुश्किल है, मतलब एबंडेंट नहीं है।
तो हम जिस एक में यूज करेंगे तो इसका मतलब बाकियों को हमने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन हमने छोड़ दिए उनमें से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था उसकी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर, तो इसमें एक प्रोसेस अपनाई जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज को वैल्यू करने के लिए। वो प्रोसेस ये होती है कि एक संस्था में कई इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर होते हैं किस तरीके से कि इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अभी डिस्कस करेंगे वैसे कुछ देर में, लेकिन यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे किसी संस्था में मान लो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेम, तो चारों प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट के बेटर जो एफिशिएंसी है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हर प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो एक इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर कहा जाएगा। अब जितने भी प्रोजेक्ट, मान लो हमने 4 प्रोजेक्ट शुरू किए, P1, P2, P3, P4। अब जो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मान लो कोई बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है। अब जो बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है एम्प्लॉय, ये चारों जो हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के मैनेजर होंगे ये चारों इसका बिड लगाएंगे, मतलब ये चारों चाहेंगे कि हमारे सेंटर में काम कर लेता। तो अगर इन्होंने बिड लगाई और मान लो बिड में सबसे ज्यादा वैल्यू P3 ने लगा दी, तो प्रोजेक्ट 3 में ये काम करने के लिए चला जाएगा। अब इस मेथड में खास बात क्या है कि हम उन एम्प्लॉइज पे ध्यान, उन एम्प्लॉइज को ही वैल्यू करते हैं, जैसा कि इसमें हमने देखा, जिनकी वैल्यू ऐसी होती है कि वो चारों प्रोजेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो वर्दी होते हैं जो लोग। एम्प्लॉइज नॉट कंसिडर्ड स्केयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन एसेट बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के मेथड में ऐसे एम्प्लॉइज जो स्केयर्स नहीं है, स्केयर्स नहीं है का मतलब है कि जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे कहीं भी कोई भी आदमी काम कराने को तैयार है और वो सफिशिएंट है मात्रा में। अगर इस टाइप के एम्प्लॉइज हैं कि जिनके लिए चॉइस नहीं है, लोग मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई हमको इस वाले को दो, किसी को भी लेने को तैयार हो जाते हैं, तो जो कॉमन एम्प्लॉइज होते हैं उनको इस मेथड में नहीं रखा जाता है। केवल जो स्पेसिफिक एम्प्लॉइज होते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है, खास स्किल होती है, उनको इसमें वैल्यू किया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, द हाईएस्ट बिड, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो विन करेगा इस ह्यूमन रिसोर्स को। और अब इस ह्यूमन रिसोर्स का जो प्राइस इसने तय किया, जिस प्राइस पे इसने बिड लगाया है, उस प्राइस को ये अपने इन्वेस्टमेंट हाउस का बेस यानी कि कॉस्ट में शामिल करेगा। द अमाउंट ऑफ बिड इज एडेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ इट्स सक्सेसफुल बिडर, यानी कि जो सक्सेसफुल बिडर सेंटर होगा ये अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में इस कॉस्ट को ह्यूमन कॉस्ट के नाम पे दर्ज करेगा, यानी कि ह्यूमन जो कॉस्ट है यहाँ पे ये रिकॉर्ड करेगा। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अप्रोच डिमांड एंड सप्लाई बेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जिन एम्प्लॉइज की डिमांड चारों तरफ से ज्यादा थी और उनकी सप्लाई कम थी, उनकी वैल्यू इसमें ज्यादा रिकॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो है इसको डेवलप किया डेविड वाटसन ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट, इस मेथड में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले सेट कर ली जाती है। ये कंट्रोलिंग का एक पूरा प्रोसेस है। इसमें पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट तय की जाती है कि रिक्रूटमेंट पे हम कितना खर्च करेंगे, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज पे। एक डिपार्टमेंट की अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन पे कितना खर्च करेंगे, ट्रेनिंग पे कितना खर्च करेंगे और डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे। तो पहले हमने स्टैंडर्ड तय कर लिए, मानक बना लिए। इसके बाद अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एज्यूम की जाएंगी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की। जो हमने स्टैंडर्ड तय किए वही वैल्यूज हैं ह्यूमन रिसोर्स की, वही कॉस्ट है उनकी। ये प्रोवाइड करता है गुड बेस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। ये कंट्रोल के लिए अच्छा बेस देता है। कैसे देता है कंट्रोलिंग के लिए अच्छा बेस? इस तरीके से देता है कि जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट तय कर ली, हमने उनको वैल्यू भी मान लिया ह्यूमन रिसोर्स की, बाद में जब एक्चुअल रिक्रूटमेंट होगा, एक्चुअल सिलेक्शन होगा, एक्चुअल ट्रेनिंग होगी, तो हम मैच करेंगे कितना कॉस्ट हुआ, तब इनमें हम अंतर देखते हैं, डेविएशन कितना आया। तो इससे एक कंट्रोल भी बना रहता है खर्चों पे कि हम कितना खर्चा किस चीज पे कर रहे हैं। अब आते हैं मॉडल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब तक हमने जो अप्रोच या जो मॉडल पढ़े ये सब कॉस्ट बेस्ड थे। अब हम देखेंगे वैल्यूएशन बेस्ड, यानी कि जहां पे हम वैल्यू करते हैं। तो इसमें जो खास मेथड है या अप्रोचेज हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, और इस मॉडल के देने वाले थे लेव एंड स्वार्ट्ज मॉडल, इसलिए इनके नाम से भी ये काफी फेमस है। ये जितने भी वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल्स को अभी हम करेंगे, इनकी खास बात क्या होती है कि ये देखते हैं कि एक्चुअल में उस एम्प्लॉय की संस्था के लिए वैल्यू क्या है। संस्था के लिए वैल्यू क्या होगी? जो वो संस्था को अपनी सर्विसेज देता है, तो उसकी सर्विसेज की वैल्यू को हम देखते हैं। आने वाले साल में कितने दिन वो काम करेगा,
उससे कितना बेनिफिट होगा संस्था को, और उसके आधार पे हम कैपिटलाइजेशन करके इनकी तब कीमत निकालते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है लेव एंड श्वार्ट्ज, ये डेवलप किया इकोनॉमिक मॉडल इन्होंने 1971 में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये मेथड कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज रिमेनिंग फ्यूचर अर्निंग्स, यानी कि वो जितने दिन संस्था में और काम करेगा उसमें वो फ्यूचर में कितना अर्न करेगा, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस एटसेट्रा, इन सबको हम जोड़ देते हैं तो उसको हम एम्प्लॉय की वैल्यू मानते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू मानते हैं। इस मेथड में हम एम्प्लॉय की वैल्यू से मतलब लगाते हैं उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई सैलरी या वेजेस उसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमको कुछ वैल्यू दे रहा है, तो उसकी वैल्यू हम उनको पे की जाने वाली सैलरी और वेजेस से निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो कितने साल तक हमारी संस्था में काम करेंगे, 10 साल या 20 साल, जितने ज्यादा साल तक कोई आदमी काम कर सकता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तीसरी बात, वो पर एनम इनका जो खर्चा है, सारे एम्प्लॉइज का जो कॉस्ट निकल आएगा उसको जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी हमारे पास। फॉर्मूला है वैल्यू निकालने का इस मेथड का, वी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बराबर ई टी अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी माइनस एक्स। इन सभी के मीनिंग क्या है, वी यानी कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकालते हैं हम कि हमारे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं हम उनकी कीमत जानना चाह रहे हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में उनकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एसेट की। निकालने का तरीका है कि एस्टिमेटेड फ्यूचर एनुअल अर्निंग ऑफ पर्सन, जैसे कोई पर्सन या जो पर्सन से जिनका हम निकाल रहे हैं वैल्यू, मान लो वो 1 लाख रुपए एनुअल अर्न करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर रख लेंगे 1 लाख, 1 लाख रुपीज, 1 लाख यानी कि जो एस्टिमेटेड अर्निंग है पर एनम, सालाना हमें पर एनम 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड अर्निंग मिलेंगी फ्यूचर में। अब अपॉन कर लेते हैं 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये दरअसल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि बाकी जो कैपिटल है उनकी कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है उसको हम रेट मान लेते हैं। तो जो डिस्काउंट रेट होता है 1 प्लस डिस्काउंट रेट कर लेते हैं और अपॉन पावर में रखते हैं टी माइनस एक्स। टी माइनस एक्स इसलिए देते हैं क्योंकि जितने पीरियड वो पर्सन काम करेगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू निकलेगी। तो काम कितने दिन करेगा, यहाँ पे जो टी है इसका मतलब है रिटायरमेंट एज। जैसे मान लो किसी पर्सन की रिटायरमेंट एज 60 है और हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, एक्स का मतलब है प्रेजेंट एज मान लीजिए उसकी 40 है, यानी कि वो 20 साल काम करेगा। तो हम इसका 1 प्लस रेट जो भी होगा उसकी पावर रख देते हैं वहां पे 20। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम होल्स मॉडल 1971। ये मॉडल दिया फ्लेम होल्स ने 1971 में। इस मॉडल की खासियत है एन इंडिविजुअल्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हिज फ्यूचर सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस पोजीशंस। एक एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो हम मेजर करेंगे उसकी फ्यूचर सर्विसेज के आधार पे जो वो वेरियस पोजीशंस पे देगा। अब जो पिछला मेथड था उसमें इस बात का कोई भेद नहीं किया गया था कि वो अलग अलग पोजीशन भी होंगी, उसमें हमने सीधा मान लिया था कि भी वो आने वाले 20 साल तक वो इतने रुपए सालाना एनुअल अर्निंग होगी, जबकि वास्तव में एक एम्प्लॉय की अपने संस्था में काम करने के दौरान वो अलग अलग पोजीशंस पे काम करता है, उसका प्रमोशन हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जो सैलरी वेजेज है वो सब अंतर आ जाता है उनमें। तो ये मॉडल जो है वो पिछले मॉडल की कमी को पूरा करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स may be derived by discounting the realizable value of expected future services, यानी कि expected जो future services होंगी उनको एक निश्चित रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनको हम डिस्काउंट करते हैं। फ्लेम होल्स मॉडल एक इंप्रूवमेंट है लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल के ऊपर। बाकी तरीका इसमें भी वही है, इसमें भी कैपिटलाइज करते हैं उसकी इनकम को और जितना वो कमाएगा उतना हम उसकी वैल्यू मानते हैं डिस्काउंटिंग करके। गेल्स है ये जाइल्स एंड रॉबिन्सन ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल या मेथड। ये मेथड क्या कहता है, इन 1972 जाइल्स एंड रॉबिन्सन ने एक मेथड दिया जिसको कहा जाता है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मेथड। इन्होंने मल्टीप्लायर फैक्टर निकाला और उससे वैल्यू निकाली। कैसे कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स शुड बी मेड इन द सेम वे एज अदर बिजनेस एसेट ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। उन्होंने कहा कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम एक ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि वो 5 साल काम करेगा कि 10 साल काम करेगा। जैसे हम बाकी एसेट्स को
अकाउंटिंग में मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे कि वो एक अनफॉर्चून टाइम तक काम करते रहेंगे, लंबे समय तक, वैसे ही हम ह्यूमन एसेट को भी मानेंगे कि लंबे समय तक काम करेंगे। एक इंडिविजुअल का रेम्युनरेशन और रेम्युनरेशन ऑफ ए ग्रुप, एक व्यक्ति का रेम्युनरेशन या अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रुप का रेम्युनरेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाई ए फैक्टर, हम एक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस सक्सेस में उसका जो कंट्रीब्यूशन है। अब बिजनेस सक्सेस में एक पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका फैक्टर निकाल लिया जाएगा कि 0.2 है कि 0.3 है कि 0.4 है, जितना भी उसका फैक्टर आएगा। और अब जो रेम्युनरेशन उसकी है उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसका मतलब बिजनेस के कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंट उसका योगदान है उसके हिसाब से उसकी हम जो वैल्यू है उसका कैपिटलाइज कर देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग टुगेदर ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज सो कैलकुलेटेड। अब अलग अलग व्यक्तियों की जो वैल्यूज निकल करके आएंगी इस तरीके से उन सबको हम कैलकुलेट कर टोटल कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की टोटल ह्यूमन एसेट वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है हर्मनसन्स अनपरचेज्ड गुडविल एंड एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर बेस्ड मॉडल। अब हर्मनसन ने दो मेथड दिए, एक अनपरचेज्ड गुडविल और एक एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर बेस्ड मॉडल। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके डेफिनेशनल मीनिंग आते हैं केवल, जो पहले पहले वन लाइन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा या ये पूछ लिया जाता है कि इस मॉडल के देने वाले कौन हैं, तो जितना पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल, सबसे पहले देखते हैं अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल क्या है, ये क्या कहता है। ये क्या कहता है कि ह्यूमन एसेट को कैसे वैल्यू करना है, कैसे उसकी कीमत को पहचानना है। सबसे पहला इसमें कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग अर्निंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल अर्निंग। ये कहता है इसमें भी कैपिटलाइज करना है अर्निंग को, कि जो नॉर्मल अर्निंग है उनके एक्सेस में जितना अर्न कर रहे हैं उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब इस कैपिटलाइज करने से अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। ये कैपिटलाइज का मतलब क्या है। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अर्निंग 1 लाख है और हमने देखा कि मार्केट में हमारे जैसा जो बिजनेस है उसका अर्निंग का जो रेट है वो 10% है, यानी कि जितना पैसा लोग लगाते हैं उस पर 10% अर्न करते हैं। तो जितना लोग लगाते हैं यानी कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हैं, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हैं मतलब उतने की एसेट लगाते हैं वो अपने बिजनेस में। तो एक तरह से एसेट्स की जो कीमत जानने का एक तरीका ये भी होता है कि भाई कितने की एसेट लगी हुई है संस्था में, कि 10% अगर अर्निंग है तो इसका मतलब है कि अगर कोई 100 लगाता है तो वो 10 कमाता है। अब अगर हम 1 लाख लगा रहे हैं तो हमने कितना 1 लाख कमा रहे हैं तो हमने कितना लगाया होगा। तो अगर हम 1 लाख अर्न कर रहे हैं, कोई संस्था 1 लाख अर्न कर रही है तो इसका मतलब उसका कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, यानी कि उसकी कितनी एसेट होनी चाहिए। तो उसकी एसेट होनी चाहिए इस 10% का। हम जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने का तरीका है कि हम इसको लिख लेंगे, ये 100 में से 10 है, 10% का मतलब 100 पे 10, तो 100/10 कर देंगे यानी कि 10 टाइम्स आ गया, यानी कि 10 गुना। तो 10 गुना फैक्टर आ गया। अब हम ये जानना चाहें कि 1 लाख कमाने के लिए कितना चाहिए, तो हम 10 टाइम फैक्टर से, ये फैक्टर होता है, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 10 लाख लगाना पड़ेगा। अब हम किसी व्यक्ति की कीमत जानना चाहते हैं कि एक पर्सन, एक ह्यूमन ऐसा है कि उसकी वजह से जो अर्निंग हो रही है हमारी संस्था को वो 10,000 हो रही हैं उस पर्सन की वजह से। तो उस पर्सन की कीमत क्या है हमारी संस्था के लिए, तो उस पर्सन की कीमत होगी क्या, हम फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको 10 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 10,000, क्योंकि वो कमा रहा है हमारे यहाँ, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स होगी। तो 10,000 का 10 टाइम यानी कि 1 लाख, यानी कि उस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हमारे यहाँ हमारी संस्था के लिए 1 लाख रुपए है। तो ये होता है। खैर लग रहा ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी को डाउट था तो इसलिए मैंने बीच में बता दिया, क्योंकि बार बार हम कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। कीमत एसेट की कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज करके, तो वो केवल देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मॉडल क्या कहता है, अनपरचेज मॉडल। अनपरचेज मॉडल कहता है कि जो कैपिटलाइजेशन करना है वो हमें उस इनकम से करना है जो नॉर्मल अर्निंग से एक्सेस में है। हर्मनसन एज्यूम करते हैं कि एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ड्यू टू द एक्स्ट्रा एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। हर्मनसन का मानना है कि कोई नॉर्मल संस्था अगर मान लो कुछ भी पैसा लगाती है, अपनी कैपिटल लगाती है, तो वो जो अर्निंग करती है नॉर्मल संस्था वो किसी पर्टिकुलर रेट पे करती है, मान लो 10%। तो कोई कॉमन संस्था वो 10% अर्न कर रही है।
अब हम कहते हैं कि भाई हमारी जो संस्था है वो उतना ही लगा रखा है जितना एक कॉमन संस्था ने लगा रखा है, लेकिन हमारी संस्था 12% अर्न कर रही है, तो इसका मतलब हमारी संस्था 2% एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। हरमनसन कहते हैं कि ये जो 2% एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, ये जो 2% एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, ये हमारे जो ह्यूमन एम्प्लॉइज हैं, यानी कि हमारे जो ह्यूमन एसेट है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि जब कोई संस्था एक्स्ट्रा अर्न कर रही है तो इसका मतलब उस संस्था की गुडविल है। हरमन ये मान लेते हैं कि ये जो गुडविल है, ये गुडविल हमारे ह्यूमन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए है, और जब किसी संस्था के एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं तो हम कहते हैं गुडविल की वजह से हो रहे हैं। और गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है अनपरचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल होती है जब हम किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदें और मान लो वो बिजनेस 10 लाख का और हम उसको 12 लाख दे दें तो 2 लाख हमने गुडविल दिए, ये परचेज्ड गुडविल है। अनपरचेज्ड गुडविल वो होती है जब हम किसी बिजनेस को ना खरीदें, हमारा ही बिजनेस चल रहा है और इंटरनली जनरेटेड गुडविल हम वैल्यू करते हैं, तो वो अनपरचेज्ड गुडविल है। तो ये जो मेथड है ये अनपरचेज्ड गुडविल पे बेस है, क्योंकि ये कहता है कि भाई हमारा चलता हुआ बिजनेस है, हमने ये पहचान लिया कि बाकी लोग 10% कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस 12% कमा रहा है, तो हमारा बिजनेस जो 2% एक्स्ट्रा कमा रहा है वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं यानी कि वो गुडविल अर्न कर रहे हैं, तो यही अनपरचेज्ड गुडविल जो है इसकी जो वैल्यू निकलेगी वही हमारे ह्यूमन एसेट की वैल्यू है। अब उनकी कीमत कैसे निकलेगी? उनकी कीमत यहाँ से निकल जाएगी कि जितना हम 2% ज्यादा कमा रहे हैं इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कितना कमा रहे हैं उसका फैक्टर निकल आएगा 2% के हिसाब से, यानी कि 100/2 कर देंगे, जितना कमा रहे हैं उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर वेज मॉडल। एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल, ये मॉडल कहता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज वैल्यू हैज ए क्लोज रिलेशनशिप। ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को जो वेज या सैलरी देते हैं, ये अर्निंग की तरफ नहीं जा रहा, ये कह रहा है कि जो वेज या सैलरी हम दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, उसका उसकी वैल्यू के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस पर्सन की जिस पोस्ट की जितनी वैल्यू होती है उसी हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स होती है। तो एक्चुअल में ये कहते हैं कि जितना हम सैलरी दे रहे हैं उसी के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। Human resource value is finding out by multiplying the present value of future wages of the employee with an efficiency factor। वही एक एफिशिएंसी फैक्टर तय करेंगे और उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एफिशिएंसी फैक्टर जैसे मान लो किसी का हमने 5 निकाल लिया है, 10 निकाल लिया है, 11 निकाल लिया है, जैसी संस्था है वैसा एफिशिएंसी फैक्टर हो सकता है। तो हम उसकी सैलरी देखेंगे कितनी सैलरी दे रखे हैं और एफिशिएंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। जैसे अगर हम 20,000 किसी एम्प्लॉय को वैल्यू दे रहे हैं और जो फैक्टर है वो 5 है, तो 20,000 × 5 ये उसकी हमारी संस्था के लिए ह्यूमन एसेट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है जग्गी एंड लॉ मॉडल। इनका कहना है कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट ऑन ए ग्रुप बेसिस रादर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये कहते हैं कि एक ह्यूमन एसेट की जो वैल्यू है वो ग्रुप बेसिस पे निकालते हैं, ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं निकालते। यानी कि मेजर बात ये है कि इनका कि ग्रुप बेसिस पे वैल्यू करते हैं ह्यूमन को। ग्रुप का मतलब है होमोजीनियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, एक जैसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो एक जैसी रैंक पे काम कर रहे हो, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट के हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी डिटरमाइंड फॉर वन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू फ्यूचर पीरियड्स। ये कह रहे हैं, इसलिए ये पीरियड पे ध्यान नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो पैटर्न है मूवमेंट का, एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे, वो ओवर टाइम वो लगभग एक जैसा मेंटेन हुए रहता है। तो उसके हिसाब से डायरेक्ट एक पर्सन को जो मतलब ग्रुप में मान करके उसको वैल्यू करते हैं, ह्यूमन एसेट को ग्रुप के आधार पर उसकी वैल्यूज को निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। अब एग्रीगेट पेमेंट मॉडल जो है ये क्या कहता है, ये मॉडल दिया है इंडियन ऑथर प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती ने 1976 में। इन्होंने वैल्यू किया, मतलब ये वैल्यू सब ये वैल्यू बेस्ड है, सारे मेथड जितने भी हैं उसी तरीके से कैपिटलाइजेशन होना है इसमें, खाली अंतर इनकी अप्रोचेज का है कुछ कुछ, जैसे कोई इंडिविजुअल वैल्यू कर रहा है, इन्होंने एग्रीगेट में वैल्यू किया। पहली बात इन्होंने भी एज एन एग्रीगेट वैल्यू किया, नॉट एन इंडिविजुअल बेसिस। इन्होंने सजेस्ट किया कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल मैन पावर कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली। इनकी खास बात ये थी, इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जो पोजीशन है उनको अलग अलग करना चाहिए और तब इवेल्युएट करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन ए ग्रुप बेसिस कैन बी फाइंड आउट बाई मल्टीप्लाइंग द एवरेज टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय। इन्होंने कहा
कि एम्प्लॉय का एवरेज टेन्योर यानी कि कितनी अवधि एक एम्प्लॉय एज एन एवरेज संस्था में काम करता है, इस आधार पर निकालना है ऑफ द एम्प्लॉय इन दैट ग्रुप एंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट ग्रुप, यानी कि उस ग्रुप में एवरेज सैलरी कितनी है लोगों की, जिस ग्रुप की बात करें मैनेजरियल ग्रुप है या नॉन मैनेजरियल है, और उस ग्रुप में एवरेज एज कितनी है, उस एवरेज एज को एवरेज सैलरी से उन्होंने मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से उन्होंने वैल्यू निकाली। नेक्स्ट है मोर से इन नेट बेनिफिट मॉडल 1973। ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट्स derived by the organization from the expected future services of its employees। तो इसमें यही मेजर पॉइंट है, बाकी आप इनको नोट कर लेंगे, इसी के बेस पे डिफरेंशिएट है औरों से। नेक्स्ट है मायर्स एंड फ्लावर्स 5 डायमेंशनल मॉडल। इनके में खास बात क्या है कि उन्होंने 5 डायमेंशन बताए कि उनके बेस पे ये वैल्यू करेंगे एम्प्लॉय को, उसकी नॉलेज, स्किल, हेल्थ, अवेलेबिलिटी और एटीट्यूड। ये मेथड डेवलप किया एम स्कॉट मायर्स ने, विंसेंट एस फ्लावर्स ने अपने फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग ह्यूमन एसेट में। इन्होंने प्रपोज किया एक प्रोसीजर एसेस करने का, वर्कफोर्स को किस तरीके से ये एसेस करेंगे और एस्टिमेट करना कॉस्ट ऑफ वेरियस इनपुट्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जो वेरियस इनपुट्स ये देंगे इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कराने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो देखें, तो बहुत ज़्यादा इनके डीप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासतौर पर पीजीटी के लिए, उसके हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे रखे हैं, तो आइडिया हो जाएगा आपने कितना पढ़ा है इसमें। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बेसिक अंतर क्या है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शंस में से सही है वो ऑप्शन ए है, आइडेंटिफाइंग इन रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉइज। ये इसका बेसिक अंतर है, क्योंकि कॉमन अकाउंट जो होती है उसमें हम एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज नोन एज। वो कॉस्ट जो खर्च हो जाती है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, उसको इनमें से क्या कहते हैं। तो जो हो चुकी है पास्ट में उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल वाज सजेस्टेड बाय। ये मॉडल किसने दिया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। इसमें हम एम्प्लॉइज की फ्यूचर अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ऑप्शन ए लेव एंड स्वार्ट्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग an individual's value to an organization is determined by the services he is expected to render to the organization during the period he is likely to remain with the organization in various positions और सर्विस स्टेट। तो सारे जो ये वैल्यू बेस्ड जो मॉडल है ये केवल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिक है। जैसे इस मॉडल में स्पेसिफिक क्या था कि ये कहते हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे रहते हुए या अलग अलग सर्विस कंडीशन में रहते हुए आदमी जो वैल्यू देता है उसके हिसाब से हमको उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को आंकना है। तो ये कौन सा मॉडल कहता था इस बात को? इस बात को कहता था फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसने कहा था कि जो एवरेज सैलरी है किसी ग्रुप की या एम्प्लॉयज की और उस पर्टिकुलर ग्रुप में एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर कितना, पीरियड कितना है, इनका गुना करके वैल्यू निकालना है ह्यूमन रिसोर्स का। ये किसने कहा है? तो ये मॉडल है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल चक्रवर्ती का। अब देखेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा नहीं आता है, जितना आता है टॉपिक उसको खाली इसमें रीड करते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ए स्पेशल टेक्निक विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंडेक्स। दरअसल जो कॉमन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं हिस्टोरिकल मेथड पे, उसमें पुरानी कॉस्ट लिखी रहती है। जैसे मान लो कोई लैंड हमने खरीदी थी किसी बिजनेस ने 10 लाख ने, आज 10 साल बाद भी वो लैंड हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे 10 लाख की लिखी रहेगी, या उसमें कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हुआ है तो वो लिखा मिलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो कई दफा ये करोड़ों में हो सकती है कीमत। तो जो अकाउंट्स हमारे होते हैं वो सही वैल्यू नहीं दे पाते, खासतौर पर उस समय पे जब हाई इन्फ्लेशन चल रहा हो या हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और रुपए की कीमत गिर जाती है।
जो करेंसी होती है उसकी कीमत गिरती है इन्फ्लेशन में और सामान की कीमत बढ़ती है। डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, रुपए की कीमत बढ़ती है और सामान की कीमत गिर जाती है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन तब होती है जब हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का मिक्स स्वरूप दिखाई दे, यानी कि कुछ चीजों की कीमतों में हाई इन्फ्लेशन मिले और कुछ चीजों की कीमतों में काफी डिफ्लेशन मिले। अब डीमेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इसमें हम करते क्या है, अच्छा ये जैसे हमने अभी बताया था, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में करते क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे रहते हैं उनमें अभी तक हमारी जो एसेट या लायबिलिटी थी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे लिख रहे थे, तो कुछ लोगों ने या कुछ संस्थाओं ने अभी स्टार्ट किया है कि भी हम प्रेजेंट वैल्यू, सही वैल्यू दिखे हमारी बुक्स में, इसलिए वो जो मेजर अकाउंट है वो तो बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे ही, लेकिन साइड में कुछ अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाई गई बैलेंस शीट या स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, उसकी वैल्यूज को ये एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कैसे करते हैं? इंडेक्स का यूज करके। जैसे मान लो कोई एसेट इन्होंने 5 साल पहले खरीदी थी, जब 5 साल पहले खरीदी थी तो मान लो जो महंगाई का इंडेक्स था वो 100 था। आज इन्होंने जब ये एसेट, ये जब अकाउंट बना रहे हैं उस समय 5 लाख में खरीदी थी, जो महंगाई का इंडेक्स था वो 100 था। आज जब ये बुक्स बना रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने बुक्स को एडजस्ट करें, तो इनको पता चला कि जो इंडेक्स है महंगाई का वो 600 हो चुका है। इंडेक्स कहाँ से पता चलता है? जैसे इंडिया में RBI है, वो जो इंडेक्स जारी करता है महंगाई का वो ऑथेंटिक इंडेक्स माना जाता है, रिटेल इंडेक्स निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो 600 चल रहा है, यानी कि चीजों की कीमतें 6 गुना बढ़ गई होंगी, तो हम इस लैंड की कीमत 5 लाख से 6 गुना कर देंगे, क्योंकि ये 100 से उस समय जो इंडेक्स था हमारा पुराना और जो नया इंडेक्स है वो 6 गुना हो चुका है, तो फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर से इसको गुना कर दिया 6 से, तो इसका मतलब हमारा ये 30 लाख वैल्यू आ जाएगी इसकी। लेकिन उसकी कुछ डीमेरिट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, ये सिस्टम इनकम टैक्स वाले मानते नहीं है इस सिस्टम को, इसमें कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी, इसमें चेंजेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये तो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, तो अगर इस बेस पे हम अकाउंट बनाते हैं तो हर रोज हमको अकाउंट बदलने पड़ जाएंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी लोअर इन टाइम ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन के समय में तो कीमतें तो बढ़ती रहेंगी हर चीज की, तो इस हिसाब से तो डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं किसी किसी एसेट का, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स है। अब इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं मेजर, जिसमें महत्वपूर्ण है करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर की खास बात क्या है कि ये कन्वर्ट करता है जो हिस्टोरिकल एसेट हमारी लिखी होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखी होती है एसेट की, लायबिलिटीज की, ये कन्वर्ट करता है यूजिंग जनरल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जैसा अभी हम देख रहे थे कि RBI का जो प्राइस इंडेक्स है, एक जनरल प्राइस इंडेक्स पे ये पुरानी कीमतों को आज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। करंट कॉस्टिंग अकाउंटिंग मेथड क्या है? करंट कॉस्टिंग अकाउंट मेथड, इस पे करंट परचेजिंग पावर मेथड पे एक थोड़ा सा सुधार है। सुधार कैसे है कि ये एसेट को वैल्यू करता है फेयर मार्केट प्राइस पे, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में ये वैल्यू करता है सभी चीजों को। फिक्स्ड एसेट को करता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, कि कितने में रिप्लेस कर सकते हैं हम पर्टिकुलर एसेट को, इस आधार पे रिकॉर्ड करता है। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करता है मार्केट वैल्यू पे कि मार्केट में वैल्यू क्या है। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है ओरिजिनल वैल्यू पे, क्योंकि जो लायबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, अब उन पे तो कोई अंतर आएगा नहीं, वो तो मोनेटरी एसेट होती हैं, जितने रुपए की लायबिलिटी उतना ही देना पड़ेगा हमको विद इंटरेस्ट। रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब इस तरीके से जो रिवैल्यूएशन करते हैं हम इन सभी एसेट को, लायबिलिटीज को, तो कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलता है तो जो सरप्लस आता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व में, जब कोई लॉस होता है तो उसको इससे कंपनसेट कर लेते हैं। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, ये क्या कहता है? इसमें कहता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। इसमें एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग के आधार पर, यानी कि रिप्लेस अगर हम करें उनको तो कितना खर्च पड़ेगा। नेक्स्ट है करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। ये मेथड कहता है कि जो करंट वैल्यू हो उसके हिसाब से, यानी कि ये पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी के बारे में ये देखता है कि अगर हम उसको आज की डेट में सेटल करें, अगर लायबिलिटी है तो, और एसेट है तो अगर हम उसको आज की डेट में बेचें तो कितने का बिकेगा, तो इस आधार पर लिखा जाता है इसमें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से जो आए हैं एग्जाम्स में, मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। मेथड अकाउंटिंग का ऐसा मेथड जो ये अटेम्प्ट करता है, ये कोशिश करता है कि हम मॉनेटरी यूनिट के उस फैक्ट को शामिल कर लें अपनी बुक्स में
जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें दिख जाए, मतलब हमारी एसेट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू की बजाय जो महंगाई है वो दिख जाए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है डैश कॉम्प्राइजेज ए रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइन टू करेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन कंपैरिजन टू राइज इन द प्राइसेस सब्सिक्वेंटली। तो ये भी यही कह रहा है कि ऐसा मेथड के बारे में पूछ रहा है जो कॉम्प्राइज करता है बहुत सारे अकाउंटिंग मॉडल्स को, और वो इसलिए डिजाइन किए गए बनाए गए हैं ताकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये करेक्ट कर सकें, क्योंकि चीज़ों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो ये भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही है। नेक्स्ट है, अब टॉपिक आ गया अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, एग्जाम के लिहाज से बहुत कम इसमें से पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उसको शामिल कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है कंट्रोलिंग का। दरअसल ये कॉस्ट कंट्रोल करने का ही एक उपाय है। जैसे कॉस्ट कंट्रोलिंग की कई टेक्निक है, उनमें से ये भी एक टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी है कि बाकी जो कॉस्ट की टेक्निक है उनमें हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, टेक्निक पे ध्यान देते हैं, मटेरियल पे ध्यान देते हैं, कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम एक पर्सन पे ध्यान देते हैं, यानी कि जो पर्सन होते हैं हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ये अकाउंटिंग का ऐसा मेथड है जिसमें हम हर पर्सन को, चाहे वो हायर लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, हर पर्सन को जिम्मेदार बना देते हैं कॉस्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए। जैसी उसकी हैसियत है, जैसी उसकी जो कंट्रोल है, जैसी उसकी इफेक्ट, जैसी उसकी पोजीशन है संस्था में, उसके हिसाब से उसको रोल दिया जाता है और उस अपने रोल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डेफिनेशन से इनको आप रीड कर लेंगे देख करके। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का दूसरा नाम प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग या एक्टिविटी अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई पर्सन जिम्मेदार हो जाता है और हर पर्सन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार रहता है। क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देते हैं? ताकि हमारी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरे। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं इसमें। तो इस प्रोसेस को ऐसे समझें जैसे पूरी संस्था का जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो पूरा मान लो एक संस्था है, अब वो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या डायरेक्टर्स है सबसे टॉप पोजीशन, तो जो डायरेक्टर है क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसको जब हम सेंटर असाइन करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, तो वो पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग हेड हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग इन्वेस्टमेंट है, तो हम कहेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्ट हो रहा है इस पर कितना रिटर्न आए, अच्छा रिटर्न आए, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर बन जाएगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जैसे हर एक डिपार्टमेंट होगा, तो ऐसे डिपार्टमेंट जिनका सेल और जिनका इनकम और एक्सपेंस दोनों पे कंट्रोल रहता है वो अपने डिपार्टमेंट के पे, वो इनकम और कॉस्ट दोनों के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। इनकम में से कॉस्ट घटेगी तो प्रॉफिट आ जाता है, तो वो प्रॉफिट सेंटर कहलाया जाएगा उसका। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली सेल के लिए या किसी चीज के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ना उसका कंट्रोल होता है डायरेक्ट इन चीजों पे। वो केवल अकाउंटिंग की जो कॉस्ट है उस पे मतलब कंट्रोल रहता है कि भाई अकाउंटिंग पे कितना खर्चा होगा, ऑडिट पे खर्च कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन करने पे खर्च कर रहे हैं, तो इसको खाली हम एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। तीन तरह के मेजर कॉस्टर बनते हैं, मेजर सेंटर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। हर एक सेंटर के लिए कोई पर्सन जिम्मेदार होता है। जिस सेंटर को जो पर्सन बॉस होता है वो पर्सन उस सेंटर के लिए जिम्मेदार होता है। ये सेंटर तीन तरह के हो सकते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के लिए ये ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका किसी न किसी केवल कॉस्ट पे कंट्रोल रहता है और इनका संस्था की इनकम पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। ज्यादातर जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो इसी दायरे में आते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, या मान लो कोई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, वो सब कॉस्ट के लिए जिम्मेदार रहते हैं। इवन ये जो लेवल होता है लोगों का उसके हिसाब से भी मेंटेन करता है। एक पर्सन को भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एक वर्कर है, वो मशीन पे काम करता है, रॉ मटेरियल, तो क्योंकि वो पर्सन रॉ मटेरियल यूज करता है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे। प्रॉफिट सेंटर होता है जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए जिम्मेदार होता है कोई पर्सन। जैसे मान लो सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स से जो रेवेन्यू आ रही है हमारी उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और सेल्स पे जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर।
ये रेस्पॉन्सिबल होगा प्रॉपर यूज ऑफ एसेट के लिए। तो इसमें ज्यादातर जो बड़े अधिकारी होते हैं संस्था के, जो जिनके हाथ में होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करें, कितना करें, उसका रिटर्न कितना आ सकता है, ये उनको जिम्मेदारी हायर पोजीशंस के पास होती है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर ज्यादातर मिडिल पोजीशंस के साथ होते हैं, कॉस्ट सेंटर ज्यादातर लोअर पोजीशंस के साथ होते हैं। इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्फेसाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो किसकी परफॉर्मेंस पे एम्फेसाइज करती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस या मैन की परफॉर्मेंस या बोथ की परफॉर्मेंस या नन। तो ये मैन एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखती है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट या रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का नाम ये भी है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग या दोनों, तो दोनों ही नाम है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके। द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इनमें से किसका पार्ट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोलिंग की एक टेक्निक, और कंट्रोलिंग की जो टेक्निक्स होती है वो मैनेजरियल कंट्रोल में आ जाती हैं, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कम अंडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, यानी कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट या रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। तो इसका सही जवाब है रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। चाहे किसी भी लेवल का हो सकता है मैनेजर या पर्सन, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। सब डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के सब डिवीजन क्या हो सकते हैं, एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी हो सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। रॉयल्टी एक पेमेंट होती है जो किसी एसेट के ओनर को मिलती है, और वो पेमेंट करने वाला होता है यूजर एसेट का किसी बिजनेस एग्रीमेंट में। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें माइनिंग जैसे कुछ एक्टिविटीज रहती हैं, कि जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसको कोल निकालना है, एक बिजनेसमैन को कोल की जरूरत है, बिजनेस करता है वो कोल का, और एक ओनर है, लैंडलॉर्ड है, जिसके पास ऐसी जमीन है जिसमें कोल है। अब ये जो लैंड का ओनर है ये स्वयं कोल नहीं निकाल पाता है, तो इसने किसी बिजनेसमैन को, बी को ये दे दिया किराए पे कि आप इसमें से कोल निकाल लीजिए। बिजनेसमैन इस जमीन का किराया लैंड के ओनर को देगा। इस किराए को ही टेक्निकल भाषा में ऐसे केसेस में रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं, कि मैंने मेरी जमीन का अधिकार किसी और को दे दिया सामान निकालने के लिए, मैंने जमीन बेची नहीं है, तो उस अधिकार के बदले में जो मुझे फीस मिलेगी उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी जो टर्म यूज की जाती है वो माइन के केस में या क्वेरीज के केस में या पेटेंट के केस में या कॉपीराइट के केस में की जाती है। माइन होता है कि जमीन के नीचे से जब कोई मटेरियल निकाला जाता है। क्वेरीज होती हैं जब जमीन के लेवल से कोई मटेरियल निकाला जाता है, जैसे पहाड़ जो होते हैं उनमें से पत्थर निकालना, ये क्वेरीज में आ जाता है। पेटेंट, पेटेंट होता है जब किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन या इनोवेशन किया हो और उस इन्वेंशन या इनोवेशन को कोई दूसरा मिसयूज ना करे, चोरी ना करे, इसके लिए वो इसको रजिस्टर्ड करा सकता है। पेटेंट एक रजिस्टर्ड राइट होता है। तो जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया
उसने अपने नाम इसका पेटेंट करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया। अब वो इस पेटेंट को किसी को किराए पे दे सकता है यूज करने के लिए, उससे पैसा चार्ज करेगा। कॉपीराइट जो होता है ये कॉपी करने का राइट होता है। कॉपीराइट को रजिस्टर्ड भी कराने की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी गायक ने कोई किसी गाना बनाने वाले ने कोई गाना लिखा या किसी राइटर ने कोई बुक लिखी, तो जब बुक लिखी या कोई आर्टिकल लिखा, ऑटोमेटिकली उसका कॉपीराइट है, बिना उसकी मर्जी के दूसरा कोई उसको छाप नहीं सकता है। अगर कोई राइटर अपनी बुक को छापने का अधिकार किसी पब्लिशर को देता है तो बदले में फीस लेता है। ये सब रॉयल्टी कहलाती है, इस तरह की इनकम। रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल, या तो प्रोडक्शन के बेस पे या सेल के बेस पे। जैसे आपने कितना सामान निकाला, माइन से कितना सामान प्रोड्यूस किया, यूनिट के बेस पे रॉयल्टी हो सकती है कि आप एक फिट निकालते हैं तो 5 रुपीज पर फिट का चार्ज लगेगा, आपने 1000 फिट निकाली तो 5000 चार्ज हो जाएगा। दूसरा ये सेल के बेस पे भी हो सकता है, ज्यादातर बुक्स के केसेस में कि आपने 1000 कॉपी बेची तो पर कॉपी कितने रुपए राइटर को मिल जाएंगे। ओनर एसेट का जो होता है उसको लैंड होल्डर, लैंडलॉर्ड या लेसर कहते हैं, और जो यूजर होता है, जो बिजनेसमैन किराए पे लेता है एसेट को, उसको लेसी कहते हैं। रॉयल्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक माइन का ओनर किसी बिजनेसमैन को देता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। पेटेंट या कॉपीराइट, पेटेंट या कॉपीराइट का जो ओनर है वो लाइसेंस देता है किसी को पैसा लेकर के यूज करने के लिए। ऑथर किसी बुक का या आर्टिस्ट या डिजाइनर अपना जो इसका स्वयं का किया गया काम है, वर्क है इसका, ऑथर का है तो उसका रिटन वर्क है, आर्टिस्ट है तो उसकी आर्ट है, डिजाइनर है तो उसकी कोई डिजाइन है, उसको वो कॉपी करने का किसी को राइट देता है। तो ये सब इनके बदले में जो पेमेंट होती है वो रॉयल्टी कहलाती है। मिनिमम रेंट या डेड रेंट, अब इन केसेस में इस तरीके से इनकम को फिक्स करने के लिए कि एक न्यूनतम इनकम जरूर मिल जाए मालिक को, यानी कि ओनर को। जैसे कि किसी पर्सन की माइन है और उसने वो माइन किराए पर दे दी मिनरल निकालने के लिए किसी बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को किराए पे दे दी तो बिजनेसमैन ने तो कहा कि मैं जितना निकालूंगा मटेरियल इसमें से उसके हिसाब से पेमेंट करूंगा। अगर मैं यहां से 1 kg मटेरियल निकालूंगा तो मान लो उसने तय कर दिया कि 1 kg पे 1 रुपी पे करूंगा, तो अगर उसने 1000 kg मटेरियल निकाला पूरे साल में तो 1000 रुपये ओनर को मिलेगा, जो लैंड का ओनर है। अब ओनर को रहता है कि भाई ऐसा ना हो कभी बिजनेसमैन जानबूझ करके कम सामान निकाले और मेरी इनकम कम रह जाए, तो वो अपनी इनकम की सिक्योरिटी के लिए वो कहता है कि कोई न्यूनतम राशि तय कर दो कि अगर आपने कुछ नहीं निकाला या उससे कम निकाला तो कम से कम मेरी न्यूनतम इनकम बनी रहे। तो जो न्यूनतम इनकम तय कर दी जाती है उसको मिनिमम रेंट या डेड रेंट कहते हैं कि इतना तो देना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो 1 रुपया पर यूनिट तय कर दिया 1 kg का, लेकिन उसने कहा कि आप कम से कम साल में 10,000 रुपये मुझको जरूर दोगे, तो ये जो 10,000 रुपये है इसको मिनिमम रेंट कहते हैं, न्यूनतम किराया। अब अगर बिजनेसमैन ने मान लो 4000 kg सामान निकाला तो 1 रुपये से 4000 रुपये की पेमेंट बनी, लेकिन कम से कम 10,000 उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 12,000 kg सामान निकाल लिया तो 1 रुपये से 12,000 रुपये बन गए। इस केस में उसको अब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक्चुअल रॉयल्टी जो बनती है या मिनिमम रेंट, इनमें से जो भी अगर ये जो भी ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा, जो भी ज्यादा होगा। मान लो रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो मिनिमम रेंट जरूर देना पड़ेगा, और एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो गई तब एक्चुअल रॉयल्टी देनी होगी। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग वह अमाउंट है जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है रॉयल्टी से। जैसे ऊपर वाले केस में समझें, मान लो 12,000 kg सामान निकाला और जो रॉयल्टी बन गई वो 12,000 kg पे 1 रुपये के रेट से 12,000 रुपये बन गई।
तो 12,000 रुपये जो है ये एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 10,000। तो क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम रेंट है उससे ज्यादा बन रही है एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब ज्यादा काम हुआ, तो ये तो हुई एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इसका उल्टा होता है। मान लो इसने केवल 8,000 केजी सामान निकाला होता और एक्चुअल जो रॉयल्टी है तब 8,000 रुपये बनती। 8,000 केजी सामान निकाला तो 1 रुपये के रेट से पेमेंट बनती 8,000 रुपये और मिनिमम पेमेंट है 10,000 रुपये। तो इसका मतलब कितना कम काम किया उन्होंने 2,000 रुपये का कम काम किया। अब ओनर जो पैसे मांगेगा वो पूरे 10,000 मांगेगा और बिजनेसमैन 8,000 तो इसलिए देगा कि 8,000 का सामान उसने निकाला है माइन से, और 2,000 इसलिए देगा क्योंकि उसने मिनिमम रेंट से 2,000 रुपये कम का सामान निकाला। कुल मिलाकर के जो 2,000 रुपये देने पड़े ये उसकी शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग बिजनेसमैन के लिए एक तरह से लॉस है। नेक्स्ट है एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग मिनिमम से जब ज्यादा सामान हो जाए, जैसे मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल में जो काम किया वो 12,000 का सामान निकाल लिया माइन से, तो 2,000 का ज्यादा सामान निकाला, ज्यादा काम किया, ये एक्सेस वर्किंग है। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? रिकूपमेंट मतलब रिकवरी शॉर्ट वर्किंग की। जनरली ये होता है जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक साल ऐसा हुआ कि जो मिनिमम रेंट था वो 10,000 था, जबकि एक्चुअल में जो सामान निकाला वो 8,000 का निकाला, तो 2,000 का उसको लॉस हो गया बिजनेसमैन को शॉर्ट वर्किंग के रूप में। अब क्योंकि ये बिजनेसमैन का लॉस है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन और ओनर ये मिलकर के तय कर लेते हैं कि भाई जैसे ओनर की इनकम तो हमने सेव कर दी कि कम से कम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, अब बिजनेसमैन के बारे में भी सोचा जाए कि बिजनेसमैन अगर कम का सामान निकाल रहा है तो उसको तो लॉस हो गया। तो एक क्लॉज रख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको जो शॉर्ट वर्क होगा आपका, यानी कि जो आपको लॉस हुआ 2,000 जो जेब से देना पड़ गया आपको मिनिमम रेंट के पूरा करने के लिए, इस लॉस को आप रिकवर कर सकते हो चाहो तो आने वाले वर्षों में। आने वाले वर्षों में जब आपको एक्सेस फायदा हो जाए, जब फालतू आप काम करो, जैसे कि हमने देखा था अभी एक केस में कि मिनिमम रेंट 10,000 था और प्रोडक्शन हो गया था 12,000 का सामान निकाल लिया तो 2,000 का बचत हो गया। तो ओनर ये कहता है कि आप अब ये जो पुराना शॉर्ट वर्क है वो आने वाले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या आने वाले 3 वर्षों में जब आपको कभी फायदा हो तो उस फायदा की अमाउंट में से ये काट लेना और केवल बचा हुआ पैसा मुझे देना। एक तरह से उस लॉस की क्षतिपूर्ति का तरीका होता है रिकूपमेंट। यह एक प्रोविजन होता है जिसमें शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए एक्सेस वर्किंग से। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग शुड बी कैरीड फॉरवर्ड। जो रिकूपेबल है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रिकूपेबल मतलब रिकवरेबल, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको बैलेंस शीट में जब तक वो रिकूप नहीं होगा तब तक उसको एक करंट एसेट के तौर पे दिखा सकते हैं। अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग, लेकिन जो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग होगी उसको P&L में भेज दिया जाएगा। इसको ऐसे समझें गिवन केस में, जैसे मान लो मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल रॉयल्टी 8,000 हो गई, 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब जो 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसमें मान लो एक कंडीशन तय कर दी उन्होंने कि पहले 2 वर्षों में फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर किया जा सकता है। फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर करने के लिए हमने चेक किया तो नेक्स्ट ईयर देखा, नेक्स्ट ईयर मान लो 10,000 का एक्चुअल रॉयल्टी हो गया, 10,000 केजी सामान निकाल लिया, तो नेक्स्ट ईयर जो मिनिमम रेंट है वो 10 है और एक्चुअल सामान भी 10 है, तो ना कोई शॉर्ट वर्क हुआ ना एक्सेस वर्क हुआ। तो यहाँ पे तो रिकूप कर नहीं सकते, जो पिछला लॉस है अभी भी वो लॉस ही रह गया। मान लो इनका कंडीशन ये तय था कि भाई केवल नेक्स्ट 2 ईयर तक कर सकते हैं रिकूप आप। अब नेक्स्ट 2 ईयर में क्या हुआ, अगले में पहले में तो कुछ हुआ ही नहीं, ना शॉर्ट वर्क ना एक्सेस वर्क, जितना मिनिमम रेंट था उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। तीसरे वर्ष में ये हुआ, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। तीसरे वर्ष में ये हुआ मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल में जो वर्क हुआ वो 11,000 केजी सामान निकाल लिया माइन से, तो 11,000 रुपये का काम हो गया, एक्चुअल रॉयल्टी 11,000 बन गई। तो यहाँ पे 1,000 एक्सेस वर्क हुआ।
अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरे साल के लिए तय था कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही वो रिकवर कर सकता है पुराने 2000 लॉस को, तो जो 1000 इस साल एक्सेस वर्क हुआ, इसमें से ये जो पुराना शॉर्ट वर्क था, जो लॉस था, उसका 1000 कवर हो जाएगा, यानी कि रिकूप हो गया। तो ये तो रिकूप हो गया। अब जो बाकी बचा 1000, वो अब अनरिकूपेबल कहलाएगा, अनरिकवरेबल, क्योंकि अब उनकी कंडीशन थी कि आने वाले 2 साल तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब हर हाल में ये लॉस हो गया। जब हमें पता चल जाए हर हाल में लॉस हो गया, तो जो कंफर्म लॉस हो गया उसको P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग होगी उसको P&L में भेज दिया जाता है, खर्चा मान लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्राइक या लॉकआउट। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उतने समय के लिए। स्ट्राइक जो होता है, स्ट्राइक किया जाता है वर्कर्स के द्वारा और लॉकआउट किया जाता है ओनर के द्वारा। जब ओनर काम नहीं दे तो लॉकआउट होता है, और जब वर्कर काम नहीं करें तो स्ट्राइक होता है। दोनों ही केस में काम बंद हो जाता है। अगर एग्रीमेंट में इस तरह का कोई प्रोविजन रख दिया जाए, जनरली रख दिया जाता है, तो स्ट्राइक या लॉकआउट के समय के लिए मिनिमम रेंट की अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाता है इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट। जैसे गिवन केस में हमने देखा कि मान लो 10,000 रुपये उनका मिनिमम रेंट तय था। अब किसी खास वर्ष में स्ट्राइक हो गई 6 महीने के लिए। अगर 6 मंथ स्ट्राइक ही रहती है, तो इसका मतलब अब जो मिनिमम रेंट है वो प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा, यानी कि आधा ही कर दिया जाएगा, 3,000 रुपये रह जाएगा मिनिमम रेंट 6 महीने के लिए। अगर मान लो केवल 3 महीने स्ट्राइक रही या 3 महीने लॉकआउट रहा, और मान लो प्रोविजन दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रोपोर्शनेट कम कर देना है, तो 3 महीने का किराया कम हो जाएगा। पूरे साल का 10,000 था, 6 महीने का, इसमें शायद मैंने 3,000 बोल दिया, ये गलत बोल दिया था। 6 महीने के लिए काम बंद रहेगा, तो 10,000 पूरे साल का था, 6 महीने का 5,000 होगा, 5,000 किराया कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही मान लो केवल 3 महीने के लिए स्ट्राइक या लॉकआउट रहा, तो 3 महीने का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे बनाएंगे? 1 साल का 10,000, 6 महीने का 5,000 और 3 महीने का 2,500, यानी कि 2,500 रुपया कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट की अमाउंट को कम कर दिया जाता है। जर्नल एंट्री, कुछ कॉमन जर्नल एंट्री क्या होती हैं रॉयल्टी के केस में? जब रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू होती है, जब रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू होती है, तो जो लेसी है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होंगी? लेसी यानी कि बिजनेसमैन, जिसने लीज पे लिया है, जिसने लीज पे लिया है रॉयल्टी, उसके लिए खर्चा है। एंट्री करेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि रॉयल्टी का पैसा लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा ड्यू होने पर। अब अगर ये रॉयल्टी कम है और लैंडलॉर्ड के 10,000 मिनिमम तय है और रॉयल्टी मान लो केवल 8,000 है, तो 8,000 रॉयल्टी के देने ही पड़ेंगे और 2,000 और देने पड़ेंगे, जिसको शॉर्ट वर्किंग कहा जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री होती है। जब ये पेमेंट की जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मान लो 10,000 देना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सेस के वर्ष में जब ये ज़्यादा होती है, जैसे मान लो किसी साल ये ज़्यादा हो जाए, 11,000 एक्चुअल रॉयल्टी हो गई, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट करते हैं 11,000 से। और मान लो हमने शॉर्ट वर्क पिछला रिकूप किया, जैसे अभी देखा था जब क्वेश्चन समझा रहे थे कि जब एक्सेस वर्क हो जाता है तो पिछले लॉस को रिकूप कर लिया जाता है। मान लो पिछला जो 2,000 का लॉस था उसमें से 1,000 को रिकूप करना है, तो एक्चुअल में किसी साल में जब 11,000 रॉयल्टी बन रही थी तो 1,000 रुपया रिकूप का काट लिया, शॉर्ट वर्किंग के रिकूप का, बाकी 10,000 एक्चुअल में पेमेंट किया। जब शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूपेबल रह गई, जैसे 1,000 अनरिकूपेबल रह गई और रॉयल्टी जो पेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, यानी कि खर्चा मान लिया जाता है टोटल रॉयल्टी जितनी भी बनी। और अगर अनरिकूपेबल रॉयल्टी है तो उसको यहां से हमने लॉस मान लिया। अब किसी पर्टिकुलर ईयर में, अब ये जितना भी होगा, अगर उस साल की रॉयल्टी 10,000 थी तो 10,000, 11,000 की थी
तो 11,000 जितनी हमने डेबिट कर रखी थी रॉयल्टी, अल्टीमेटली वो चार्ज करनी होती है P&L अकाउंट से, P&L अकाउंट से 12,000। ये कॉमन एंट्रीज बताई हैं हर एक साल में, जिसके अलग अलग आइटम के हिसाब से इनका एंट्री जो होगी आइटम के हिसाब से इनको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के जर्नल में इनकी एंट्री क्या होगी? जब रॉयल्टी रिसीवेबल होगी, लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक को जो पैसा मिलेगा, जब उसको पैसा मिलेगा तो वो डेटर बना लेगा लेसी को अपनी बुक्स में, क्योंकि लेसी से पैसा लेना है। टू रॉयल्टी रिसीवेबल, जितनी रॉयल्टी रिसीव करनी है यहाँ आ जाएगी। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जो रॉयल्टी की शॉर्ट वर्किंग होती है लैंडलॉर्ड की बुक्स में, वही शॉर्ट वर्किंग अगर रिकूप करने की उम्मीद रहती है तो उतने अमाउंट से रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ठीक जितना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है लेसी की बुक्स में, लेसर की बुक्स में, वही रॉयल्टी रिजर्व कहलाता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट, एक्चुअल में जब इसको पैसा मिलता है रॉयल्टी का तो जितना मिलता है उतने से बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जितना रिकूप किया जाएगा शॉर्ट वर्किंग को उतना यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व से कम कर दिया जाता है। और टू लेसी अकाउंट, इसके बाद रॉयल्टी रिसीवेबल, जो रॉयल्टी इसको रिसीवेबल है, और रॉयल्टी रिजर्व जो अनरिकूपेबल है यानी कि अब उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो इसके लिए अब शुद्ध बचत हो गई, इसलिए P&L में उसको भेज देता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री को कंसीडर करें, समझें। रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फाइंड द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूसेज ऑफ द अबव एंट्री। एंट्री की पहचान करें। इसमें लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया जा रहा है, इसका मतलब ये एंट्री लेसी की बुक्स में है, क्योंकि जिसकी बुक्स में होती है उसका नाम नहीं रहता है, दूसरी पार्टी का नाम रहता है। तो लेसी की बुक्स में एंट्री है ये। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी इसका खर्चा है, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर रखा है यानी कि कुछ शॉर्ट वर्क भी हुआ है। तो ऑप्शंस जो हैं गिवन, इनमें से कौन सा सही होगा इसकी पहचान करें। ये कौन सी सिचुएशन के लिए है? तो देखने से पता चल रहा है कि शॉर्ट वर्क हुआ है, यानी कि जो मिनिमम रेंट है उससे कम काम हुआ है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा डी, जब रॉयल्टी पेबल है लेस देन मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से कम है तब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खुलता है। ये आया हुआ है डी SSSB के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग मीन, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, जब रॉयल्टी से मिनिमम रेंट ज्यादा हो। नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी में से, अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर ए सर्टेन पीरियड देन, अगर रॉयल्टी अकाउंट के केस में किसी निश्चित समय के लिए स्ट्राइक हो जाए तो क्या होगा? तो गिवन ऑप्शंस में से सी, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, ये UPTGT के प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का ही, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दो सिस्टम हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब किसी बिजनेसमैन को कोई बड़ी एसेट या बड़ा प्लांट खरीदना होता है और कैश पेमेंट वो करना नहीं चाहता है या कैश उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उधार खरीदना चाहता है। ये दरअसल उधार खरीदने का ही एक स्पेशल सिस्टम होता है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इनको समझेंगे, ये सामान्य उधार से अलग होता है, ये लंबी अवधि का उधार होता है और पेमेंट इसकी किस्तों में जाती है। हायर परचेज सिस्टम क्या है? इसमें हायर परचेज सिस्टम की खास बात है कि जो परचेजर है वो पे करता है पूरी अमाउंट इंस्टॉलमेंट से, और उन इंस्टॉलमेंट में ब्याज भी शामिल रहता है। जैसे आप कार अगर लेते हैं और कार को इंस्टॉलमेंट्स में लें तो आपको पता है कि उसमें हर इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रीमियम का, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट शामिल रहता है और कुछ ब्याज शामिल रहता है। पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड टू द हायर, हायर परचेज के केस में गुड्स का पोजेशन तुरंत मिल जाता है, यानी कि सामान आपको मिल जाता है जिस दिन आप खरीदोगे, कार खरीदो, ट्रक खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, अगर इस हायर परचेज सिस्टम में खरीदोगे। लेकिन टाइटल टू द गुड्स यानी कि ओनरशिप वो ट्रांसफर तब होता है जब पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता है जितने का एग्रीमेंट होता है, हायर परचेज प्राइस।
हायर परचेज प्राइस होता है इंटरेस्ट समेत, ब्याज सहित। हायरर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तब ओनरशिप मिलती है उसको। सच हायरर हैज ए राइट, ऐसे हायरर को यानी कि जो हायर परचेज कर रहा है उसको राइट होता है कि वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है कभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले। यानी कि उसने मान लो 1 साल की इंस्टॉलमेंट दी, वो चाहे तो अब इंस्टॉलमेंट को बंद कर सकता है, उसको ये राइट है। हालांकि हायरर कैन नॉट रिकवर द सम्स ऑलरेडी पेड, लेकिन वो जो अमाउंट पे किया उसको रिकवर नहीं कर सकता। जैसे मान लो हमने कार या ट्रक किराए पे लिया या बस किराए पे ली, हायर परचेज सिस्टम पे, मतलब खरीद के लिए है, किराया वैसा नहीं समझे, खरीद के लिए, लेकिन हायर परचेज पे खरीदी है हमने। तो हायर परचेज पे अगर बस खरीदी है और मान लो हम सालाना किस्त देते हैं 1 लाख रुपए की, सपोज करिए हमने 4 साल तक 1-1 लाख की 4 किस्तें दी, तो टोटल 4 लाख पे कर दिया। 4 साल बाद हम चाह रहे हैं कि अब हम किस्त नहीं पे करेंगे, तो हम बंद कर देंगे किस्त पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन्होंने हमको बस बेची थी उनको ये राइट नहीं है कि वो हम पे केस करें, उनको राइट है कि वो इस बस को ले जा सकते हैं, तो इस बस को वो ले जाएंगे, ये तो उनको राइट है। और हमारा जो 4 लाख है ये डूब जाएगा, उनका ये राइट है कि वो इस 4 लाख को वापस भी नहीं देंगे अब। और हम ये मान लेंगे कि 4 साल तक हमने ये बस यूज की और 4 साल तक हमने 1-1 लाख की 4 किस्त भरी, तो ये 4 लाख उसका किराया हो गया एक तरह से, इसीलिए इसको हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। नॉन पेमेंट के लिए सेलर कैन रिपोजेस द गुड, अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो जो सेलर है उसका राइट यही है कि वो गुड को फिर से ले सकता है, सामान को फिर से ले सकता है। हायर परचेजर इस पीरियड के लिए पोजेशन ऑफ गुड्स के लिए कैन नॉट डैमेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज या सेल सच गुड्स। खास बात ये होती है कि जो हायर परचेजर होता है, जिसने हायर परचेज पे किसी गुड्स को खरीदा है, उसको पूरे जब तक फुल पेमेंट नहीं कर देगा तब तक उसको ये राइट नहीं होता है कि वो डैमेज करे या डिस्ट्रॉय करे या प्लेस करे या सेल करे उस गुड्स को, वो बेच नहीं सकता है पूरे किस्तों को जब तक क्लियर नहीं कर देगा। और इस अवधि में अगर कोई लॉस हो जाता है गुड्स को तो वो सेलर ही बॉर्न करेगा, बियर करेगा, यानी कि सामान में कोई खराबी आई तो उसकी जो मरम्मत का काम है वो सेलर ही कराएगा, क्योंकि हम तो मालिक ही नहीं है, हमने तो एक किराए पे ली हुई है अभी। लेकिन इसकी कंडीशन है अगर बायर रीजनेबल केयर करता है, अगर बायर जानबूझ करके नुकसान पहुंचाता है तब बायर को कराना पड़ेगा वो सही। नेक्स्ट सिस्टम है इसी से मिलता जुलता इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की खूबी ये है कि दोनों में ही किस्तों में पेमेंट होता है, दोनों में ही बड़ी गुड्स को उधार खरीद लिया जाता है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पोजेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ ओनरशिप भी तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। शुरुआत में जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, चाहे किस्त हम बाद में भरते रहें, जैसे हमने एक बार सौदा किया और गुड्स की डिलीवरी ली तो हम उसके पूरी तरह से ओनर भी बन जाते हैं, परचेजर ही उसका ओनर बन जाता है। अगर बायर इसके केस में ड्यूज को स्टॉप करता है, पेमेंट रोक देता है, तो जो सेलर है उसको राइट है, उसको ये राइट नहीं है कि वो गुड्स को ले सके। यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की खूबी क्या है, क्योंकि इसमें पहली बार ही जब हमने गुड ली हम तभी से मालिक बन गए, तो अब उसके ओनर हमें गुड के। सेलर को ये राइट नहीं है कि वो गुड को हमसे वापस ले, हाँ सेलर को ये राइट है कि वो हमसे लोन को वापस मांगेगा, उसके लिए वो हम पे केस कर सकता है। सेलर कैन सू द बायर, बायर पे केस दर्ज कर सकता है नॉन पेमेंट के लिए। एनी लॉस अकरिंग टू द गुड, ऐसी गुड को अगर कोई लॉस होगा तो वो बायर ही बियर करेगा। बायर बियर क्यों करेगा, क्योंकि इसमें बायर ही मालिक हो जाता है गुड को खरीदते ही। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल क्या होता है हायर की, बायर की बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में। इसमें ये जो एंट्रीज हैं, 2 ही केस हैं कॉमन जिनकी जरूरत है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जानने के लिए, खासतौर पर पीजीटी के लिए, वही मैंने केस रखे हैं। और ये एंट्री कॉमन है, चाहे हायर परचेज है चाहे इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, दोनों में एक ही जैसी एंट्री बनेगी। फॉलोइंग मेथड्स आर फॉलोड, ये मेथड फॉलो होते हैं। जनरल मेथड है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पहला कैश प्राइस मेथड में एंट्री इस तरीके से होती है कि जो बायर ने एसेट खरीदी है वो एंट्री करता है एसेट डेबिट, हायर परचेज एसेट या एसेट डेबिट। मशीन खरीदी है तो मशीन, ट्रक खरीदा है तो ट्रक डेबिट। और टू हायर वेंडर, ये कैश प्राइस से होती है। मान लो 10 लाख की कीमत का ट्रक है तो केवल 10 लाख से ये एंट्री होगी कैश प्राइस पे। हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट,
जनरली जब गुड खरीदी जाती है तो एक पेमेंट ऐसी होती है जो डाउन पे दी जाती है, यानी कि जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन जो सेलर है वो कहता है कि ठीक है 10 लाख की गुड है, आप 1 लाख डाउन पेमेंट दे दीजिए, बाकी जो 9 लाख है वो आप किस्तों में भरना विद इंटरेस्ट। तो जो शुरुआती पेमेंट होती है उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। अगर 1 लाख डाउन पेमेंट दे दी तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी साल के लास्ट में, उस पर कोई ब्याज भी बनता है, तो ब्याज की एंट्री होगी इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। मान लो पहले साल की जो किस्त है उन पे टोटल 10,000 ब्याज बना 10,000, तो ये एंट्री 10,000 से हो जाएगी। हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पूरे इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ करके। मान लो दोनों को जोड़ करके इसमें 20,000 रुपये बने, तो ये एंट्री 20,000 से हो जाएगी हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद P&L डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट इस साल दिया, मान लो 10,000 इंटरेस्ट दिया, मान लो उस पर 30,000 का ब्याज बन गया। कोई भी एसेट है, ये अमाउंट में ऐसे ही मान रहा हूं, इन पे दिमाग नहीं लगाएं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए। मान लो 30,000 डेप्रिसिएशन बन गया। डेप्रिसिएशन हमेशा फुल एसेट की कीमत पे लगता है, उससे फर्क नहीं है कि हमने उसको शुरू में अभी हम उसके मालिक बने कि नहीं बने, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। तो इंटरेस्ट डेबिट 10,000, डेप्रिसिएशन मान लो पहले साल 30,000 हो गया, तो कुल मिलाकर के P&L में चार्ज हो जाएगा 40,000। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। दूसरा मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पहले ही टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाता है और बायर उसको मान लेता है कि ये एडवांस में मेरा खर्च हो गया, सेलर इसको एडवांस में अपनी इनकम मान सकता है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाता है। ज्यादातर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसमें ये मेथड अपनाया जाता है। इस केस में एंट्री बनती है हायर परचेज एसेट डेबिट। मान लो 10 लाख की एसेट है, तो हायर परचेज एसेट यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश प्राइस 10 लाख। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, मान लीजिए लंबी अवधि का ब्याज है और ब्याज मिलाकर के 8 लाख हो गया, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पहले ही साल 8 लाख हो जाएंगे। टू हायर वेंडर अकाउंट हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस और टोटल इंटरेस्ट को जोड़ करके जो प्राइस बनता है उसको हायर परचेज प्राइस कहते हैं। हायर परचेज प्राइस से वेंडर को क्रेडिटर बना देंगे 18 लाख से। अगली एंट्री हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो डाउन पेमेंट जाएगी, मान लो 1 लाख डाउन पेमेंट करी तो 1 लाख से एंट्री हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नाम से डेबिट है यहाँ, तो जब इंटरेस्ट लगता जाएगा तो उस साल इस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट सस्पेंस को खत्म करते चले जाएंगे इंटरेस्ट की अमाउंट से। तो इंटरेस्ट मान लो पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 10,000 बना, तो लिख देंगे इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस की जो टोटल अमाउंट थी वो इस तरह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और लास्ट के ईयर तक वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट समाप्त हो जाएगा और हर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये इंटरेस्ट संस्था के लिए खर्चा हो जाएगा परचेजर के लिए। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर को पेमेंट कर देंगे पूरी इंस्टॉलमेंट की विद इंटरेस्ट। और साल के लास्ट में P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, जितना भी इंटरेस्ट था वो यहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन जितना लगा वो, और P&L में ये खर्च मान लिया जाएगा दोनों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, कुल ब्याज जो सेलर को रिसीवेबल है, जिसको सेलर रिसीव करेगा उसको क्रेडिट किया जाता है किस अकाउंट में। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात हो रही है। टोटल इंटरेस्ट को क्रेडिट किस अकाउंट में करते हैं शुरू में ही, तो वो करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद, हायर परचेज के केस में एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, तो ये भी हमने अभी देखा था कैश प्राइस से। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच होती क्या है? कंपनीज एक्ट में ब्रांच को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, अ ब्रांच ऑफिस इज एनी इस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द कंपनी। हालांकि ब्रांच का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसायी अपना जो हेड ऑफिस है या जो मेजर बिजनेस का प्लेस है, मेजर प्लेस है बिजनेस का,
उस प्लेस के अलावा अन्य कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसके अंडर ही, तो वो उसकी ब्रांच कहलाती हैं। कंपनीज के केस में ब्रांचेस के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना नेसेसरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज का क्लासिफिकेशन, किस टाइप की ब्रांचेज हो सकती हैं। ब्रांचेस अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से जो टाइप होते हैं हम केवल उनका डिस्कस करेंगे। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप की ब्रांचेज हो सकती हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांचेज का डिस्कशन करेंगे। तो एक इनलैंड ब्रांच यानी कि देशी शाखाएं, एक देश के अंतर्गत डोमेस्टिक, ये डिपेंडेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और विदेशी शाखाएं फॉरेन ब्रांच। तो कुल मिलाकर के अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से 3 तरह की ब्रांचेज होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांचेज को कहते हैं जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड होती हैं। अपनी तरफ से ना वो कोई अलग से कुछ सामान खरीदती हैं, जो सामान हेड ऑफिस उनको भेजता है केवल वही सामान वो बेचती हैं। जितना सामान बेचती हैं, सेल करती हैं, टोटल कैश को इमीडिएटली हेड ऑफिस को भेज देती हैं। ऐसी ब्रांचेज जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं वो अपने यहाँ कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करती हैं, केवल वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती हैं और इंफॉर्मेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हेड ऑफिस को भेज देती हैं। उन इंफॉर्मेशन के बेस पे, आधार पे हेड ऑफिस कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ब्रांच के लिए। एक हेड ऑफिस की अगर ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 2, 4, 10 जितनी भी, उन सभी ब्रांचेज के लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है, ताकि उसको ये पता रहे कि हर एक ब्रांच से कौन सी ब्रांच ऐसी है जिससे उसको अच्छा बिजनेस मिल रहा है, कौन सी ब्रांच ऐसी है जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस पर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांचेज को कहते हैं जो बिजनेस करने के हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं, इंडिपेंडेंट लेवल पे व्यवसाय करती हैं। हेड ऑफिस से जो सामान आता है उसको भी सेल करती हैं। उसके अलावा ये ब्रांच अपने लेवल पे भी कहीं और से भी सामान खरीद सकती हैं और उसको भी सेल कर सकती हैं। ये ब्रांचेज, इंडिपेंडेंट ब्रांचेज, अपने यहाँ अकाउंटिंग की बुक्स तैयार करती हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और बाद में जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन या ट्रायल बैलेंस की कॉपी अपने हेड ऑफिस को भी भेज देती हैं। हेड ऑफिस इसके ट्रायल बैलेंस के आधार पे अपने अकाउंट्स में ब्रांच के अकाउंट को भी कंसोलिडेट कर लेता है। नेक्स्ट है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड होती हैं। फॉरेन ब्रांचेज को अपने अकाउंट्स फॉरेन रूल्स या फॉरेन जो रेगुलेशंस होते हैं उनके मुताबिक भी तैयार करने होते हैं, और जो हेड ऑफिस जहां पे होता है उसके रूल्स रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेजर मेथड कौन कौन से हैं ब्रांचेज के केस में? पहला है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच, एक ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उस ब्रांच के प्रॉफिट्स या लॉसेस को जानने के लिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट, नेट लॉस, ये सब जाने जाते हैं। क्योंकि इसमें फाइनल अकाउंट बनाया जाता है P&L अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए, इसलिए इसको फाइनल अकाउंट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है डेटर्स मेथड। डेटर मेथड में हेड ऑफिस मेंटेन करता है सेपरेट ब्रांच अकाउंट हर एक ब्रांच के लिए, और जो ब्रांच अकाउंट होता है इस ब्रांच अकाउंट से ही प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। इस केस में हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस तैयार करता है, और हर एक ब्रांच पे जो सामान भेजा या जो उस पर खर्च हुए उनको डेबिट में लिख देते हैं, और उस ब्रांच से जितना सेल का पैसा आया उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। बाद में कुछ बच गया तो उसको भी क्रेडिट में लिख देते हैं। इस तरीके से हमें इसका प्रॉफिट और लॉस ब्रांच अकाउंट से ही पता चल जाता है। तो डेटर मेथड में जो ब्रांच होता है, ब्रांच अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बन जाता है और इसकी नेचर नॉमिनल हो जाती है, क्योंकि इसी से प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। यह मेथड अपनाया जाता है डेटर मेथड जब ब्रांच काफी छोटी हो, उसकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो। नेक्स्ट होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड।
स्टॉक एंड डेटर मेथड अपनाया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा तब उस केस में जब काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ब्रांचेज की होती हों और ब्रांच का एफिशिएंट कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी हो। कैश के साथ साथ ब्रांच क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करती हो। ऐसे केस में हेड ऑफिस एक ब्रांच से रिलेटेड कई तरीके के अकाउंट्स बनाता है, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करता है हर एक ब्रांच के लिए। इसमें ब्रांच के पास जो स्टॉक भेजा है, जितना बिक गया है, जो बच गया है, उसका सारा डिटेल रहता है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसमें ब्रांच के द्वारा जो उधार सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, उन लोगों को यानी कि उन कस्टमर्स को रिकॉर्ड में रखा जाता है ब्रांच डेटर अकाउंट में। शुरुआती कस्टमर, लास्ट के कस्टमर और जो कस्टमर्स को सेल की क्रेडिट सेल या उनसे जो कलेक्शन किए गए ब्रांच के द्वारा, इनका रिकॉर्ड मिल जाता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक केवल एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट खोला जाता है। इसका कारण ये होता है कि जब इनवॉइस प्राइस पे एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स भेजता है तो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है। अगर लास्ट में कोई स्टॉक बच जाता है बिना बिका हुआ तो वो स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखता रहता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी शामिल रहता है। उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए या इसके अलावा जो गुड्स भेजी जाती हैं ब्रांच पे हेड ऑफिस के द्वारा, अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजी जाती हैं तो उनमें भी प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है, तो उनको एडजस्टमेंट के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाद में किसी ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए ब्रांच P&L अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसमें रिकॉर्ड रहता है जो गुड्स ब्रांच पे भेजी या जो रिटर्न आई वापस आई उनका भी रिकॉर्ड इसमें रहता है। इसके बाद है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो ब्रांच अकाउंट में इस पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए ज़्यादा, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इसमें जितना रखा है इतना सफिशियंट है मटेरियल। हाँ, एक दो जगह डिस्ट्रैक्टर में जरूर पूछ लिया है जो मेन ऑप्शन था, उसके अलावा तो इतना मटेरियल सफिशियंट है पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। अब है डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट पे भी कोई विशेष क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, थ्योरेटिकल लेकिन कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है जब सेपरेट अकाउंट हर डिपार्टमेंट के एक बिजनेस के द्वारा रखे जाएं, ये हेल्प करता है हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जानने में। अब ब्रांच में तो जैसे बताया कि कंपनी का जो मेन प्लेस होता है वो हेड ऑफिस या हेड ब्रांच कहलाता है, और उसके अलावा जितने भी प्लेसेस पे बिजनेस करती है वो संस्था अपना कोई सेटअप बना करके, कोई ऑफिस बना करके, तो उसको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांचेज जितनी भी रहती हैं उनके लिए जो अकाउंट बनते हैं वो ब्रांच अकाउंट रहते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है ये क्या होता है? डिपार्टमेंटल अकाउंट इस तरीके से होता है जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही बिल्डिंग में है, उसमें कई डिपार्टमेंट है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बिक रहे हैं, कहीं पे फुटवियर्स बिक रहे हैं, कहीं पे जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो बिक रहे हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट अलग अलग एक बिजनेस में खुले हुए हैं, कोई व्यवसायी ये जानना चाहेगा कि मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में, मेरे शॉपिंग मॉल में या मेरी बड़ी दुकान है, बड़ी शॉप है, तो शॉप पे भी दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं कि वो रेडीमेड गारमेंट्स भी रखते हैं और क्लॉथ भी रखते हैं या फुटवियर भी रखते हैं। तो वो जानना चाहता है कि इन सब का अलग अलग प्रॉफिट कितना हो रहा है, गारमेंट से कितना हो रहा है। तो जब इस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं अलग, इवन सर्विसेज के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एक बैंक है वो नॉर्मल बैंकिंग भी करता है, इसके अलावा वो होम लोन भी देता है, पर्सनल लोन भी देता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस अलग पता चले, हर डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अलग पता चले, उसके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किया क्या जाता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मली तो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं कंबाइन, लेकिन डिपार्टमेंटल में इस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग कॉलम में बना लेते हैं। जैसे ये A डिपार्टमेंट हो गया, ये B डिपार्टमेंट हो गया। अब जब हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ, तो A का ओपनिंग स्टॉक अलग, B का अलग, परचेजेज A की अलग, B की अलग, डायरेक्ट एक्सपेंसेज A के अलग, B के अलग। ठीक वैसे ही सेल भी अलग अलग कॉलम में रहता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमें वो A डिपार्टमेंट का अलग पता चल जाएगा इसी में, और B डिपार्टमेंट का अलग पता चल जाएगा। इस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मकसद होता है हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग जानना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो रहते हैं, ये कंसाइनमेंट
होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। कंसाइनमेंट किसको बोलते हैं? तो कंसाइनमेंट बोलते हैं ये एक इनडायरेक्ट सेलिंग का एक तरीका है कि कोई बड़ी संस्था जब सामान बेचना चाहे और डायरेक्ट तरीका ना अपना करके इनडायरेक्ट तरीका चुने, तो इनडायरेक्ट के भी कई तरीके होते हैं, उसमें कई तरह के चैनल्स हो सकते हैं, रिटेलर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। उन्हीं में से एक तरीका है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में एक व्यवसायी या एक कंपनी, कोई फैक्ट्री हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, वो रिटेलर्स को अपने एजेंट नियुक्त कर देता है और रिटेलर्स की शॉप पे वो अपना सामान भेजता है। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये इसके अलावा दुकान इनकी अपनी रहती है, स्टोर इनका अपना रहता है। सामान ये एक, जैसे एक प्रोड्यूसर भेज रहा है ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर का भी मंगा सकते हैं। कोई प्रोड्यूसर जब अपना सामान इसके पास भेजता है तो बेचता नहीं है। इसका जो कंसाइनमेंट का सिस्टम है वो सामान बेचता नहीं है, वो सामान केवल भेज देता है इनके पास, मतलब सेल नहीं करता है और ये बाई नहीं करता है इससे सामान। ये कहता है कि आप अपना सामान भेज दीजिए, हमारे यहाँ रख दीजिए, बिकता रहेगा, जितना बिक जाए हमें कमीशन दे देना। कमीशन बेस पे ये काम करता है। जो सामान भेजता है अपना सामान बेचने के लिए उसको कंसाइनर कहते हैं, और जिसके पास सामान भेजा जाता है उसको कंसाइनी कहते हैं। इनका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। कंसाइनमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें गुड्स छोड़ दी जाती हैं ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी के पास। ये ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी होता है रिटेलर इनका, इसके पास ये अपनी गुड्स छोड़ देते हैं कि आप बेचते रहना। ये सामान बेच देता है और इन्फॉर्मेशन इनको भेज देता है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको कमीशन मिल जाता है बेचे गए सामान पे। अगर सामान नहीं बिका तो उस सामान का मालिक यही रहता है, सामान भेजने वाला यानी कि कंसाइनर, और बिना बिका हुआ सामान इसके पास वापस आ जाता है। कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी के पास जब सामान भेजता है तो एक तरह से वो ये मान के चलता है कि ये सामान मैंने ही अपने अलग प्लेस पे भेज दिया है। इस पे जो रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा इसके सामान को बेचने में वो स्वयं कंसाइनर ही करता है। अगर कंसाइनी कोई खर्चा कर भी देता है तो वो भी कंसाइनी की तरफ से ही हुआ माना जाता है और उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। कंसाइनर जो कमीशन देता है वो परसेंटेज रहता है रेवेन्यू पे यानी कि सेल पे। इसकी बाकी मेन फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हैं कि रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी में, कंसाइनर भेजने वाला सामान और कंसाइनी जिसके पास सामान भेजा गया है, इनमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल यानी कि ओनर, सामान का ओनर जब तक बिक नहीं जाता तब तक कंसाइनर ही बना रहता है, और एजेंट का रोल प्ले करता है कंसाइनी, ये कमीशन बेस पे बेचता है सामान को केवल। गुड्स का ओनरशिप कंसाइनर के ही पास रहता है, इवन गुड्स आर ट्रांसफर टू कंसाइनी। इन केस ऑफ ए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के केस में जो भी रिस्क होगी गुड्स में, यानी कि गुड्स खराब हो जाएं या वो गुड्स बिके नहीं, किसी भी कारण से उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो रिस्क बियर करेगा वो स्वयं कंसाइनर ही करेगा, क्योंकि कंसाइनी केवल एक एजेंट का रोल प्ले करता है। कोई भी डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है गुड्स को, तो वो कंसाइनर स्वयं बियर करेगा। हालांकि कंडीशन ये है कि ये गुड्स अगर खराब होती हैं तो कंसाइनी की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कंसाइनी की नेग्लिजेंस होगी, लापरवाही होगी, तब इसका लॉस कंसाइनी को भी बियर करना हो सकता है। अनसोल्ड गुड्स जितनी भी बच जाएंगी कंसाइनमेंट पे वो सब कंसाइनर की प्रॉपर्टी है और कंसाइनर को वापस भेज दी जाएगी अगर वो बिकने लायक नहीं है तो। कंसाइनर कहते किसको हैं? कंसाइनर वो पर्सन होता है जो गुड्स भेजता है अपने एजेंट के पास। ये कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और होलसेलर भी हो सकता है। अब है कंसाइनी। कंसाइनी एजेंट होता है जिसके पास गुड्स भेजी जाती हैं बेचने के लिए। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस दरअसल होता क्या है? इनवॉइस जो होता है वो डिटेल बिल रहता है, बिल इन डिटेल। जब कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान भेजता है, उधार पे बेच देता है, तो जनरली इनवॉइस भेजता है उसके साथ। इनवॉइस मतलब बिल, बिल को ही इनवॉइस कहते हैं। इस इनवॉइस में का फर्क ये रहता है कि कॉमन बिल सिंपली एक अमाउंट की डिमांड होती है, जबकि इनवॉइस में डिटेल जानकारी रहती है गुड्स की, डिफरेंट टाइप की गुड्स, उनके रेट, उन पे डिस्काउंट
और नेट अमाउंट पेबल, ये सारी जानकारी इनवॉइस में रहती है। कंसाइनमेंट के केस में क्योंकि सामान बेचा तो है नहीं, सामान तो केवल सेंड किया है इनके पास, जो कंसाइनर है उसने कंसाइनी के पास सामान भेजा है। यहाँ पे सेलर और बायर का रिलेशन तो इनमें है नहीं, ये तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। तो जब सामान इसने इसके पास भेजा, कंसाइनमेंट भेजा, सामान को कंसाइनमेंट कहते हैं, जिस सामान को भेजा जाता है उसको कंसाइनमेंट कहते हैं। तो जब कोई कंसाइनमेंट इसके पास भेजा है, सेल नहीं किया है, तो इनवॉइस तो बनेगा नहीं, क्योंकि इनवॉइस तो बनाता है सेलर, अपने बायर के पास भेजता है। इसलिए इसको इनवॉइस ना बोल करके प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोल देते हैं। वास्तव में ये एक इनवॉइस की तरह ही होता है। इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ये स्टेटमेंट जो है प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक स्टेटमेंट है और इसको प्रिपेयर करता है कंसाइनर और कंसाइनी के पास भेजता है। इसमें गुड्स की डिटेल रहती है, कौन कौन सी गुड्स भेजी हैं। अब है कमीशन। तो जो कमीशन मिलता है कंसाइनी को कंसाइनर से सेल कराने के बदले में, एजेंट को जो मिलता है कमीशन, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मेजर टाइप्स है ओवरराइडिंग, ये एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन सामान्य कमीशन होता है। ये वो फीस या वो कमीशन होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है सामान बिकवाने के बदले में। लेकिन जब ऑर्डिनरी कमीशन केवल दिया जाता है उस समय पे कंसाइनी ने अगर मान लो उधार माल बेचा हुआ है तो उधार माल के कलेक्शन की गारंटी नहीं रहता है। ये उधार अगर बेच भी देता है तो उस उधार को कलेक्ट करने की इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अगर कमीशन ऑर्डिनरी है। तो इसलिए डेल क्रेडर कमीशन यूज किया जाता है। कंसाइनी जो होता है वो कहता है कि भी मैं सेल करूंगा और अगर मेरे को जिम्मेदारी देते हो कि उधार बेचने के समय जो भी कलेक्ट किया जाएगा पैसा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे बियर करनी है तो मुझे कुछ और कमीशन दो। तो जब कंसाइनर उसको बोल देता है कि ठीक है भाई, उधारी का कलेक्शन भी आप ही करोगे और अगर कुछ डूब जाता है तो आप बियर करोगे, इसके नाम पे हम आपको एक अलग कमीशन दे देंगे। उस कमीशन को डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। तो डेल क्रेडर कमीशन एक एडिशनल कमीशन होता है जो कंसाइनी को इसलिए मिलता है कि कंसाइनी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मनी कलेक्ट करने की कस्टमर से उधार सेल के केस में। ऐसे केस में अगर कोई बैड डेट हो जाता है तो इस बैड डेट को बियर करने वाला भी कंसाइनी होता है, क्योंकि उसको इसके बदले में कमीशन मिल चुका है। अब ये जो डेल क्रेडर कमीशन है, हालांकि ये उधार सेल के पैसे को वसूलने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उधार सेल पे दिया जाएगा डेल क्रेडर कमीशन। कमीशन जनरली ये टोटल सेल्स पे ही दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि ये टोटल सेल पे नहीं देना है तब तो नहीं दिया जाएगा। जनरल केस में हमेशा ये टोटल सेल पे ही कैलकुलेट होता है डेल क्रेडर का कमीशन, चाहे वो कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है, दोनों को मिला करके जो परसेंटेज डेल क्रेडर की फिक्स है वो दी जाती है। जैसे डेल क्रेडर कमीशन मान लो 3 लाख है और उन्होंने कैश सेल की है 1 लाख और क्रेडिट सेल की है 3 लाख, तो टोटल सेल हो गई 4 लाख। अब जो कमीशन बनेगा वो 4 लाख पे बनेगा 3% डेल क्रेडर कमीशन। अब तीसरा ये रह गया, सबसे पहले जो हमने देखा था ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग का नाम ही ओवरराइडिंग है, यानी कि ये नॉर्मल से हटके है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है अलाउड ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। ये कैसे होता है कि जैसे मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा है और कंसाइनी को कहा है कि भाई आप इसको 500 रुपये तक बेच सकते हो, 500 से कम में नहीं बेचोगे। अब जो कंसाइनी है उसने 500 की बजाय ये सामान बेच दिया 600 में, तो जितने ज्यादा में बेच दिया वो एक्स्ट्रा बेनिफिट करा दिया उसने। तो जितने ज्यादा पे बेच दिया, 100 रुपये ज्यादा पे बेच दिया, तो वो कहेंगे कि भाई 500 तो नॉर्मल प्राइस था ही हमारा, अगर आप 500 पे बेचते रहते तो हम आपको ऑर्डिनर कमीशन देते रहते, ऑर्डिनरी कमीशन। आपने तो ये 600 में बेच दिया तो 100 ज्यादा में बेच दिया, तो 100 ज्यादा में बेच दिया, तो इस पे हम आपको अलग से एक कमीशन देंगे, उसको ओवरराइडिंग कमीशन कहेंगे। अब आ गया अकाउंट सेल्स। तो अकाउंट सेल जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है पीरियोडिकल, यानी कि समय समय पे, ये हफ्ते में या 15 दिन में ये भेजा जाता है डिटेल। इसमें डिटेल रहती है, जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को डिटेल जानकारी देता है कि आपका इतना सामान हमने सेल कर दिया है, कैश सेल कितना किया है, क्रेडिट सेल कितना किया है, उसमें एक्सपेंस कितना हो गया है, कमीशन मेरा कितना बन गया है। ये सारी जानकारी जिस स्टेटमेंट से भेजता है उसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स।
जैसे एक अकाउंट स्टेटमेंट होता है वैसे ही ये ये सेल्स का स्टेटमेंट होता है टोटल का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, और लास्ट टॉपिक है ये आज का, ज्वाइंट वेंचर। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी लेंगे। ज्वाइंट वेंचर क्या है? ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने पढ़े होंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, तो पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर में आपने पढ़े होंगे गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर में आपने पढ़े होंगे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये एक इसी टाइप का अलग से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप के टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है वो बाय नेचर लॉन्ग टर्म होती है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जबकि जॉइंट वेंचर एक सर्टेन और टेम्पोरेरी पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्पोरेरी पार्टनरशिप भी कहते हैं। दो व्यक्तियों के या दो संस्थाओं के बीच में किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए जॉइंट वेंचर किया जा सकता है। जैसे कोई फ्लाईओवर बनना है, अब उस फ्लाईओवर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ए है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बी है। ए कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मैं अकेला इसको बना नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो वो बी से कॉन्टैक्ट कर सकता है कि हम मिलकर के इसका ठेका ले लेते हैं और मिलकर को इसका पूरा कर देंगे। ए का अपना एक्टिव अलग बिजनेस बना रहेगा, बी का भी अपना एक्टिव एग्जिस्टेंस अलग से बना रहेगा, और उसको बने रहने के दौरान भी वो अपना अपना बिजनेस अलग भी करते रहेंगे, लेकिन इस काम को ये जॉइंट वेंचरशिप में पूरा करेंगे। जैसे ये फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा, ये जॉइंट वेंचरशिप इनकी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ये जॉइंट वेंचर होता है। दो कंपनी भी आपस में जॉइंट वेंचर कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी ये हो सकता है, 2 साल, 4 साल या 10 साल के लिए। दोनों कंपनी का आपस में अलग एग्जिस्टेंस भी बना रहता है, और किसी खास काम को करने के लिए वो अपना जॉइंट वेंचर बना के रख सकती हैं। जॉइंट वेंचर की फीचर होती है, ये किसी खास पर्पज के लिए किया जाता है और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, यानी कि निश्चित अवधि के लिए। जो पार्टनरशिप में जैसे जो मेंबर होते हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, वैसे ही जॉइंट वेंचरशिप के केस में जो मेंबर होते हैं उनको को वेंचरर्स कहा जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है जॉइंट वेंचर में, वो पार्टनरशिप की तरह ही एग्रीड रेशो में बांट लिया जाता है जॉइंट वेंचरर्स के द्वारा। जॉइंट वेंचरर का जनरली कोई नाम नहीं होता है जॉइंट वेंचर का, क्योंकि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, इसलिए अलग से इसका नाम रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। को वेंचरर जो होते हैं वो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर ये किसी खास एक्टिविटी को करते हैं और उसके लिए अलग से फंडिंग की जरूरत होती है तो ये फंडिंग करते हैं, उसकी उस समय कैश लगाते हैं। लेकिन मान लो ये अपने पुराने बिजनेसेस को करने के दौरान ही आपस में वेंचरशिप का एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो अपने अपने बिजनेसेस को चलाते रहते हैं, अलग से कैश लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है इनको। ज्वाइंट वेंचर डिसॉल्व जब होता है तो उसी समय जेबी इज डिसॉल्व वंस द पर्पज। हाँ, एक बार अगर पर्पज बिजनेस का समाप्त हो जाता है, जिस पर्पज के लिए ज्वाइंट वेंचर किया था, तो ज्वाइंट वेंचर भी अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, समाप्त समझा जाता है। इसके बाद है अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स। को वेंचरर्स के जो अकाउंट होते हैं वो सेटल कर दिए जाते हैं इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। जैसे ही समाप्त होता है उनका को ये ज्वाइंट वेंचर, वैसे ही उनके अकाउंट भी सेटल हो जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप खत्म होती है तो पार्टनरशिप के अकाउंट सेटल हो जाते हैं तुरंत, ऐसे ही ज्वाइंट वेंचरर्स के भी तुरंत सेटल कर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला, वेयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, यानी कि जब अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाएं, अलग से बुक मेंटेन किए जाएं ज्वाइंट वेंचर के लिए। सेकंड है वेयर नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जब अलग से कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाएं। और तीसरा है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, जब मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाए। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स केप्ट, जब सेपरेट सेट रखा जाए बुक्स का। इसको सेपरेट सेट को ऐसे समझिए कि मान लो ए एक कंपनी है और बी एक कंपनी है, दोनों कंपनियों के अपने अपने व्यवसाय हैं, उनके लिए ये अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक रोड कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी ले ली, ज्वाइंट वेंचर में मिलकर के ले ली, तो ज्वाइंट वेंचर बन गया। अब ये जो इनका ज्वाइंट वेंचर बन गया, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अलग से इसके लिए अकाउंट रखेंगे।
मान लो 100 करोड़ में ये लिया। अब इस 100 करोड़ के वेंचर को पूरा करने के लिए हो सकता है इनको कुछ पैसे भी अलग से लगाने पड़े इसके लिए। जब काम कुछ मतलब ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली ये मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड में ये क्या करते हैं, इसके लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेपरेट सेट बुक्स का रखा जाता है। अपने अपने संस्थाओं के अकाउंट अलग बनते रहते हैं, वो अनटच रहते हैं, और इसमें जो फंडिंग करते हैं उसके लिए सेपरेट सेट पूरा का पूरा बुक्स का रखते हैं। इसमें जनरली 3 तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट को ये बनाते हैं कि ए ने जो पैसा लगाया इस ज्वाइंट वेंचर के लिए, बी ने जो लगाया उसके लिए अलग से बैंक में एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं, और दोनों का जो बैंक है, दोनों का जो पैसा आया बैंक में इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में रहता है। अब जो भी ज्वाइंट वेंचर का खर्चा होगा इस बैंक अकाउंट में से पैसा खर्च होगा, और जो भी इसकी आमद आएगी वो इसी बैंक अकाउंट में जुड़ती रहेगी। ये एक कैश बुक की तरह रोल प्ले करता है। इसके केस में, ज्वाइंट वेंचर के केस में कैश बुक की तरह रोल प्ले करता है। अगर कैश भी हैंडल करते हैं और बैंक में भी पैसा रखते हैं तो इसमें कैश बुक की तरह 2 कॉलम रहते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है ये ज्वाइंट वेंचर के एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं। इसमें इनको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। इसमें ये इस ज्वाइंट वेंचर पे किया गया सारा खर्चा डेबिट में लिख देते हैं, और इस ज्वाइंट वेंचर से जितनी भी आमदनी होगी वो इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। इस तरीके से इनको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर का बन जाता है इस केस में ये। नेक्स्ट है को-वेंचरर्स अकाउंट। को-वेंचरर्स अकाउंट रखें, जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं वैसे ये को-वेंचरर्स के अकाउंट बनाते हैं। को-वेंचरर्स के अकाउंट ठीक पार्टनर्स की तरह ही बनते हैं। इसमें जो वो कैपिटल लगाते हैं, शुरू में जो फंडिंग करते हैं क्रेडिट में आ जाती है, और अगर इन्होंने कोई पैसा निकाला तो डेबिट में आ जाता है। इसमें इनका अपना सेटलमेंट रहता है, जितना पैसा लगाया इनको प्रॉफिट मिलते हैं तो जुड़ जाता है इनका पैसा ज्वाइंट वेंचर का जो भी इसमें मिलेगा। और लास्ट में जैसे ही जब ज्वाइंट वेंचर समाप्त होता है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से, मतलब बैंक से पेमेंट कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली अकाउंट सब क्लोज हो जाते हैं अपने आप। ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट आया वो को-वेंचरर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और अमाउंट की पेमेंट कर दी जाती है। तो ज्वाइंट बैंक और को-वेंचर अकाउंट ऑटोमेटिकली स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं एक साथ। नेक्स्ट है व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड। जब अलग से कोई अकाउंट मेंटेन ना किए जाएं तो क्या होता है। ऐसे केस में को-वेंचरर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे हर एक वेंचर के लिए, और ये तब होता है जब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई ज्वाइंट वेंचर हो, यानी कि कोई ज्वाइंट वेंचर ऐसा है जो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा फंड की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें नहीं है। तो ऐसे केस में वो ज्वाइंट वेंचर के नाम पे अलग से जो बुक्स है वो नहीं बनाते, बल्कि अपने बिजनेस के जो वो बुक्स बना रहे थे, ए अपने के लिए बना रहा था, बी अपने के लिए बना रहा था, उन्हीं बुक्स में वो इसका मेंटेन रख देते हैं बस पैसा। फर्क इतना होता है कि ए अपनी बुक्स में जब ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगाता है तो वो हर जगह लिखेगा, जहां पे जब ये पैसा लगाएगा इस वेंचर में तो ये लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद बी, ज्वाइंट वेंचर विद बी। जब भी खर्च होगा तो ज्वाइंट वेंचर विद बी में लिखेगा, और जब कोई इनकम होगी तो ज्वाइंट वेंचर विद बी से लिखेगा, फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर विद सी, और इसी से इसको प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ठीक वैसे बी भी अपने यहाँ पे अलग अकाउंट रखेगा, और वो अपने अकाउंट में जब पैसा लगाएगा ज्वाइंट वेंचर में तो वो लिखेगा जेबी विद ए। इसी तरीके से अब ए और बी का आपस में फाइनल जो सेटलमेंट होगा तो डेफिनेटली एक पर्सन लास्ट में देगा सेटलमेंट में, दूसरे पर्सन को पैसा मिलेगा। अगर सेल का ज्यादा पैसा ए ने कलेक्ट कर दिया है और ए के पास ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बाद में दोनों बांट लेंगे, तो ए बी को ट्रांसफर करेगा। इसमें कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से इन्होंने अकाउंट बनाया ही नहीं, अलग से इवन कोई फंड भी इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। इसमें गुड्स सप्लाई की जाती हैं, जैसे जब कोई सेल करनी पड़ जाएगी तो ए के पास ऑर्डर आ गया तो ए सेल कर देता है, बी के पास ऑर्डर आ गया तो बी सेल कर देता है। खर्चे भी करते हैं तो जिसके खर्च हो जाता है वही पे कर देता है, और बाद में उस खर्चे का वो हिसाब रखता है, उसको खर्चे साइड में लिख देता है ज्वाइंट वेंचर विद बी के में। प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा हर एक को-वेंचरर के द्वारा। ईच को-वेंचरर, दोनों ही को-वेंचरर जो होंगे, दोनों तीनों जितने भी होंगे, वो सभी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, चाहे उन्होंने की है चाहे को-वेंचरर ने की है, यानी कि पूरा अकाउंट तैयार करते हैं ज्वाइंट वेंचर का। अगर खर्चा ए ने किया है तो भी ए लिखेगा इसको, और बी ने किया है तो भी अपनी बुक्स में लिखेगा। ठीक वैसे बी भी अपनाता है। तीसरा तरीका है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है,
इसमें ऑल पार्टीज कीप अकाउंट, सभी पार्टी अकाउंट मेंटेन करती है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं। लेकिन इसमें खास बात ये होती है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में कि ये केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो इनके स्वयं की होती हैं, यानी कि स्वयं ने खर्च किया तो लिखते हैं, और उनको लिखते हैं नाम दूसरे जॉइंट वेंचर के नाम से लिख करके, जैसे ए जो भी खर्च कर रहा है वो जॉइंट वेंचर के नाम लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद बी, दूसरे को वेंचरर का नाम, कि ये खर्च हुआ जॉइंट वेंचर विद बी, ये इनकम आई तो जॉइंट वेंचर विद बी, ये बी के नाम लिखता रहेगा। इसमें ये केवल अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा, बी की ट्रांजैक्शन नहीं लिखेगा। अब ये जो जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम मेथड है, ये मेमोरेंडम यानी कि केवल हिसाब जानने के लिए बनाया जाता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है इसीलिए इसको मेमोरेंडम बोल दिया जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस थे, क्योंकि 4 टॉपिक थे, हो सकता है किसी में आपस में मिल गया हो कुछ, तो दोबारा देख लेंगे, इस वीडियो को रन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आराम से। ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाई, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिले हैं मेरे को प्रीवियस एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एनवीएस में आया हुआ है पीजीटी 2016 में, ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाई, प्रोफॉर्मा इनवॉइस किसके द्वारा सेंड किया जाता है, तो ये हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जनरली कोई सेलर अपने बायर को इनवॉइस भेजता है, लेकिन कंसाइनर का कंसाइनी एजेंट होता है और ये सामान बेचता नहीं है, केवल उसके पास सेंड करता है, इसलिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इन स्टेटमेंट को समझेंगे, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, इनकरेक्ट कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो जो करेक्ट है उनको पढ़ लेते हैं, बाकी का पता चल जाएगा। इन कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स में बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स रिकॉर्ड हो सकती है, तो हमने एंट्रीज में एक जगह पढ़ा था, इसमें थ्योरी में 1-2 लाइन थी इससे रिलेटेड, कि कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है ये, और कॉस्ट प्राइस के अलावा इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये कह रहा है मे बी रिकॉर्डेड, इस पे भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है कॉस्ट प्राइस पे भी। दूसरा सेंटेंस है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये कोई जरूरी नहीं है कंसाइनी के द्वारा कि केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही पे किए जाएं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंसाइनी इज एन एजेंट टू बिजनेस, कंसाइनी बिजनेस का एजेंट होता है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब कंसाइनर से है, तो ये बिल्कुल सही बात है, एजेंट होता है एक तरह से कंसाइनी। डेल क्रेडर कंसाइनी इज पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट, अब जब डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को, तो ऐसे कंसाइनी को डेल क्रेडर कंसाइनी कहते हैं। हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया था कि डेल क्रेडर कमीशन तब दिया जाता है जब कंसाइनी बैड डेट्स की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि कलेक्ट मैं ही करूंगा, अगर बैड डेट हो गए तो मैं बियर करूंगा। तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए जो बी है यही इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स और वाई को वेंचरर्स हैं, ये एक्स और वाई फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू जॉइंट वेंचर एक्स। अब फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू जेबी, अब जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन एक्स लिखना चाहता है अपने यहाँ, तो एक्स विल प्रिपेयर इन हिज बुक्स, एक्स अपनी बुक्स में कौन से अकाउंट बनाएगा, तो एक्स बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा एक, तो एक वाई का अकाउंट बनाएगा पर्सनल अकाउंट, तो ये 2 अकाउंट बनेंगे, बाकी कोई ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अ डैश इज ए सेपरेट एंटिटी दैट इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट, इनमें से यह एक सेपरेट एंटिटी है जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टनरशिप की तरह ही इन्वॉल्व रहते हैं बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट, लेकिन दोनों पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो इसमें जॉइंट वेंचर, अभी जॉइंट वेंचर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक तरह से पार्टनरशिप ही होती है टेम्परेरी बेसिस पे। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप होती है किस टाइप की, तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए सही है विद नो फर्म नेम, इसमें जनरली कोई फर्म का नाम रहता नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। बाकी इनडेफिनिट ये गलत है, डेफिनिट पीरियड के लिए होती है, अगर इनडेफिनिट हो तो केवल उसको पार्टनरशिप कहते हैं, अगर पार्टनरशिप डेफिनेट पीरियड के लिए हो जाती है, निश्चित के लिए, तभी उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, या शॉर्ट पीरियड के लिए। फॉर्म्ड फॉर 5 ईयर, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल 4 साल 1 साल कितने के लिए, तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही है।
नेक्स्ट है एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसमें कहा गया है कि फॉरेन मार्केट्स में एंटर करना ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज, किसी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइन करके, टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट, जिससे कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करें या मार्केटिंग करें, उसको सेल परचेज करें। मतलब ये कह रहा है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में किसी विदेशी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, ज्वाइन करती है कि भाई हम मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ज्वाइंट वेंचर।